तो कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं ड्रामे की फीमेल लीड से, जिसका नाम है ली, जो दोंगू यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन का जॉब करती है। साथ ही में अपने दो फ्रेंड्स के साथ एक कैफे भी चलाती है। तो वो लाइब्रेरी में बैठकर अपने एक कलीग के साथ इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड डॉक्टर जिन के बारे में गॉसिप कर रही थी। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर जिन वहाँ एक बुक लेकर पहुँच जाता है और उसे ऐसे अचानक से अपने सामने देखकर ली के मुंह से कॉफी बाहर निकल आती है। लेकिन जिन बुक को आगे कर देता है जिससे कॉफी के छींटे उस पर नहीं गिरते। तो ली उसे सॉरी वॉरी क्या कर बुक उसे दे देती है। तो डॉक्टर जिन है हमारी इस कहानी का मेन लीड, जो की एक डेंटिस्ट है दोंगू यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद हम मिलते हैं ली के दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। नंबर 1 माई, जो कि एक लव गुरु है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी, और वो अभी इन्हीं के कैफे की एक पार्ट टाइमर। दोदो का अभी ब्रेकअप होने की वजह से उसे एडवाइस दे रही थी, पर दोदो तो बहुत ज्यादा सैड होती है, इसीलिए वो डे ऑफ लेकर घर चली जाती है। जिसके बाद हम मिलते हैं ली की सेकंड बेस्ट फ्रेंड उइन से, जो कि डॉक्टर जिन के ही हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट की डॉक्टर थी। अब उसे जब दोदो की कहानी पता चलती है तो वो बताती है कि दोदो का बॉयफ्रेंड तो एक डेंटिस्ट है जिसका नाम है जिन। अब जिन का नाम दोबारा सुनकर ली हैरान होती है, पर सोचती है कि शायद कोई और होगा। तो अगले सीन में ली अपने घर वापस आती है, जहाँ पर उसकी मॉम आई हुई थी और उनकी ली से इस बात की शिकायत थी कि वो 26 साल की हो चुकी है, अभी तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पर ली कहती कि अभी बहुत टाइम है, अभी तो वो अपने काम पर फोकस करना चाहती है। लेकिन मॉम तो उसके पीछे ही पड़ जाती है और रीजन ढूंढने लग जाती है कि आखिर उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना। ली को ध्यान से देखने पर वो नोटिस करती है कि उसके दांत तो अलाइंड नहीं है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अब ये देखकर तो मॉम समझ लेती है कि शायद तुम्हारे दांतों को देखकर ही कोई लड़का तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है, इसीलिए वो ली को खींचकर डेंटिस्ट के पास ले जाने लगती है। जिसके लिए ली तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे दांतों में ब्रेसेस लगाने होंगे। पर मम्मी जी तो उसके पीछे ही पड़ गई थी। तभी ली हॉस्पिटल के बाहर नोटिस करती है दोदो और डॉक्टर जिन को, जहाँ पर दोदो तो बस रोई जा रही थी, जिससे ली को तो कंफर्म हो जाता है कि डॉक्टर जिन ही दोदो का बॉयफ्रेंड है। लेकिन असल में तो दोदो थी डॉक्टर जिन की स्टूडेंट और दोदो का बॉयफ्रेंड भी डॉक्टर जिन का ही स्टूडेंट था, इसीलिए वो इन दोनों के मैटर को क्लियर अप करने आया था। अब ये सब देखकर हमारी ली तो डॉक्टर जिन को गलत समझ लेती है। अब एक सीनियर डेंटिस्ट से कंसल्ट करने पर वो बताते हैं कि ली के 4 दांत एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अब ये सुन हमारी ली तो वहाँ से भागने ही लग जाती है, पर माता जी तो उसे जाने से रोक लेती है, इवन कल का ही अपॉइंटमेंट ले लेती है। तो ली अपनी फ्रेंड्स को ये सैड स्टोरी बताते हुए आ रही थी, तभी एक ओल्ड लेडी उसे रोक लेती है, जानबूझकर नीचे बैठ जाती है और ली ने उसे धक्का मार के गिराया कहकर उससे पैसे मांगने लग जाती है। ली उन्हें काफी बार समझाने की कोशिश करती है, पर वो तो उठने का नाम ही नहीं लेती। पर इस चक्कर में वो अचानक से बेहोश हो जाती है। तो ली उन्हें सीपीआर देने लगती है, पर उन्हें होश नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर जिन पहुंच जाते हैं और उन्हें सीपीआर देकर उन्हें होश में ले आते हैं। देन कुछ देर में एम्बुलेंस भी आ जाती है, जिसमें ओल्ड लेडी को ले जाया जाता है। तो जिन ली की तारीफ करता है इस सिचुएशन को अच्छे से संभालने के लिए। लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी एम्बुलेंस के अंदर से कहती कि इसने मुझे धक्का दिया था। जो सुन जिन तो ली को भी अपने साथ एम्बुलेंस में बिठाता है। ली उसे काफी समझाने की कोशिश करती है, पर जिन तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। देन हॉस्पिटल में पहुंचकर जिन ली को ओल्ड लेडी के ट्रीटमेंट का बिल पकड़ा देता है, जहाँ पर भी ली उसे काफी बार समझाने की कोशिश करती है कि वो ओल्ड लेडी एक फ्रॉड है, पर जिन तो उसे डांटने ही लगा था। इस वजह से हमारी ली को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ली को देखकर उइन वहाँ आ जाती है, लेकिन उससे पहले ली ने बिल पेमेंट कर दिया था, जिस वजह से वो जिन पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद उइन जिन को बताती है कि वो लेडी सच में नाटक कर रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने काफी बार ऐसा कर चुकी थी। तो ली पूरे रास्ते जिन की बुराई करते हुए आ रही थी। तभी उसके साथ बहुत सारे बैड लक्स होने लगते हैं। पहले उसके शू में च्युइंगम चिपक जाती है, फिर उसकी आखिरी बस मिस हो जाती है, फिर अचानक से सनी डे में बारिश शुरू हो जाती है। तो वो इन सब का जिम्मेदार जिन को ठहराती है। तो अपना आईडी कार्ड उठाने के चक्कर में वो बारिश में भीग रही होती है। तभी वहाँ जिन अम्ब्रेला लेकर पहुंच जाता है। अब उसे यहाँ अचानक से देख ली उसे कहती कि क्या तुम मुझसे माफी मांगने के लिए इतनी दूर मेरे पीछे आए हो। इस पर जिन कहता है कि नहीं तो मैं तो बस अपने घर की ओर जा रहा था, तभी तुम्हें देखा, इसीलिए ये छाता देने आ गया। दिन सुबह उसे मिसअंडरस्टूड करने के लिए उससे माफी भी मांगता है। अब ये सुन ली तो उसे कहती कि अब इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी कार से घर छोड़ने की जरूरत तो नहीं है। जिस पर जिन तो ये कहकर चला जाता है कि बिल्कुल नहीं, मेरा घर दूसरी ओर है। तो अगले दिन ली की मॉम उसे लेकर हॉस्पिटल आती है, लेकिन डॉक्टर वंग जिनके साथ इनका अपॉइंटमेंट था वो तो आज छुट्टी पर थे, पर उनके बदले 2 और डेंटिस्ट थे, डॉक्टर शुहान और डॉक्टर जिन। अब जिन का नाम सुनते ही ली तो जल्दी से डॉक्टर शुहान की अपॉइंटमेंट लेकर चली आती है। अब ये लोग पहुंच जाते हैं डॉक्टर शुहान के पास, जो ली को एनेस्थेटिक इंजेक्शन देने के बाद एक दांत निकाल लेते हैं। पर इससे तो ली को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि डॉक्टर शुहान ने कुछ गलती कर दिया था। तो वो भाग कर जाता है, डॉक्टर जिन को बुलाकर लाता है, जो आकर ली को चेक करते हैं और बताते हैं कि इसके पास 2 ही दांत निकालने पड़ेंगे, जो कि वो बहुत ही आराम से निकाल लेते हैं। और ली को तो दर्द का कुछ पता ही नहीं चलता। पर डॉक्टर जिन तो यहाँ अपना क्लास ही शुरू कर देते हैं। तो क्लास खत्म होने के बाद ली के ब्रेसेस भी लग जाते हैं, जिस वजह से उसके गाल थोड़े फूले हुए से लगते हैं, जो देख माता जी को तो वो बहुत क्यूट लगती है। वहीं डॉक्टर शुहान का तो ट्रांसफर हो जाता है, जिस वजह से ली को अब रेगुलर चेकअप कराने के लिए डॉक्टर जिन के पास ही आना होगा, जो कि हमारी ली तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। पर उसकी मॉम तो है ही उसे वापस लाने के लिए। तो मॉम ये नहीं चाहती थी कि ली अपना टाइम उस कैफे में वेस्ट करे, इसलिए वो उसे कोई स्टेबल जॉब ढूंढने के लिए कहती है। पर हमारी ली का तो ड्रीम जॉब ही था लाइब्रेरियन का, क्योंकि वो एक किताबी कीड़ा थी जिसने लाइब्रेरी के लगभग सारे बुक्स ही पढ़ रखे थे। साथ ही में वो अपना कैफे भी चलाना चाहती थी। तो दोनों ली को कॉल करके उसकी जगह यूनिवर्सिटी जाने के लिए कहती है, क्योंकि आज डॉक्टर वांग का क्लास था और उसे आने में लेट होगा,
इसलिए वो उसे उसकी अटेंडेंस लगाने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि अगर वो एब्सेंट हो गई तो उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो ली हुडी और कैप पहनकर पहुंच जाती है क्लास में, जहाँ पर डॉक्टर वांग की जगह पर तो डॉक्टर जिन आया था, जिसे देखकर तो ली घबरा जाती है, जिस चक्कर में वो दो का अटेंडेंस लगाना भी भूल जाती है। जिन के नोटिस करने पर वो तो वहाँ से भागने ही लगी थी, ये कहकर कि वो गलती से दूसरे क्लास में आ गई। लेकिन जिन तो उसे दो कहकर ही बुलाता है, उसे बैठने के लिए कहता है, इवन उसे नोट्स भी लिखने के लिए कहता है। जिन सबसे ली का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो चुपके से पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करती है, पर आवाज होने की वजह से जिन उसे फिर से पकड़ लेता है और पूरे 1.5 घंटे की लेक्चर उसे अटेंड कराता है। इवन क्लास खत्म होने के बाद उसे लेक्चर भी देता है कि उसे यहाँ दो बनकर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इससे दो के स्टडीज का नुकसान होगा और वो ऐसे एक अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाएगी। तो ये कहकर वो उसे उसके दवाइयों के बारे में याद दिलाकर चला जाता है। दिन घर जाकर वो लाइब्रेरी से लाए हुए सारे बुक्स को चेक करता है, तो उसे उन सारे बुक्स में ली का ही नाम दिखता है, क्योंकि उससे पहले ली ने सारे बुक्स पढ़ रखे थे। जिन्हें देखकर वो हैरान तो होता है, पर सोचता है कि शायद उसने मजाक में हर बुक में अपना नाम लिख दिया है। अगले दिन जिन दोबारा से लाइब्रेरी पहुंचता है, जहाँ पर ली की कलीग उसे देखकर तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। इवन वो छुपकर जिन की तस्वीरें और वीडियोस भी ले रही थी। ली के फोन की कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा था, इसीलिए वो उसके फोन से ही वीडियोस रिकॉर्ड करने लग जाती है। जिसके बाद उन्हें कुछ काम आ जाता है, तो वो लोग चले जाते हैं। वहीं ली तो जिन से छुपते हुए काउंटर पर आ जाती है, पर जिन उसके पास अगर एक बुक के बारे में पूछता है, जिसके बारे में ली अपने फोन पर चेक करने चाहती है, तभी जिन उसके फोन में उसके फोटोज और वीडियोस देख लेता है। तो ली उससे बताने लग जाती है कि उसने ये सब नहीं किया, उसके एक कलीग ने ये सारी फोटोज खींची है, क्योंकि उसके फोन का कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। देन उसे बुक के बारे में बताती है, तो जिन बुक लेके वापस आता है, आते ही वो ली को स्पाइसी खाना खाने से रोकता है, क्योंकि इससे उसके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकती थी। अब इससे तो हमारी ली बड़ी एम्बेरस फील करती है, मगर जिन तो उसे प्लेन खाना खाने का एडवाइस करके बाहर चला जाता है, जहाँ पर एक लड़की उसे बबल टी देती है, जिसे वो ली को पीने के लिए देकर चला जाता है। अब इससे ली तो हैरान हो जाती है, क्योंकि बबल टी के लिए तो बहुत ही लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो क्या जिन ने उसके लिए खास लाइन में लगकर बबल टी लाया, ये सब सोचने लग जाती है। दूसरी ओर हमारी माई का भी ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि माई थी एकदम बॉसी टाइप की, जिस वजह से उसका बॉयफ्रेंड भी उससे छुपता फेर रहा था। लेकिन माई उसे अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करते हुए पकड़ लेती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसके बॉसी नेचर की वजह से ही ब्रेकअप कर लेता है। तो इस वजह से हमारी माई इस बार सैड बैठी हुई थी, तो दोनों फ्रेंड्स उसे चेयरअप करते हैं। तभी हमारे दूसरे में लीड देंग का एंट्री होता है, जो कि ली का छोटा भाई था और वो टोटल प्ले बॉय टाइप का था, जो आते ही माई का मजाक उड़ाने लग जाता है, मगर उन तीनों को डिनर का ट्रीट देता है, जहाँ पर ये तीनों तो बहुत सारा खाना ऑर्डर करके टूट पड़ती है। अब ये तीनों लड़कों की बुराइयां करके एंजॉय कर रही थी, तभी देंग वहाँ आ जाता है, तो वो लोग देंग के सामने ही बहुत सारी बुराइयां करने लग जाती हैं, जिसमें इनकी छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, पर ये तीनों मिलकर देंग का खूब मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन ली अपने रेगुलर चेकअप के लिए पहुंचती है, जहाँ पर डॉक्टर जिन तो उसे मस्त कहानी सुनाकर उसका चेकअप कर लेता है, जिससे ली को तो दर्द का एहसास ही नहीं होता। इसके बाद जिन उसे कार से घर ड्रॉप करने की बात करता है, मगर ली तो उसे मना करके बारिश में भीगते हुए चली जाती है और उसे घर के लिए बस भी मिल जाती है। तो जिन उसे मैसेज करके अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और उसे क्या क्या खाना चाहिए वो सब कुछ बताता है। अब जिन के इस कैरिंग नेचर को देखकर ली तो उसके बारे में ही सोचने लग जाती है। इधर रूइन गेम खेलते हुए जा रही थी, जहाँ रास्ते पर उससे बहुत सारे एडवर्टाइजर्स उनके क्लब्स ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे, जिनसे वो परेशानी हो गई थी। तभी एक लड़का उसे डायरेक्शन पूछने लगा था, पर रूइन तो जोर से अपना हाथ पीछे घुमाती है, जिससे उसके सर पे लग जाता है। तो उसके बारे में जाने पर रूइन उसे सॉरी कहती है। तो ये लड़का अभी मलेशिया से आया था और इसे दोंगू यूनिवर्सिटी जाना था, तो रूइन उसे डायरेक्शन बता देती है, मगर उसे समझ नहीं आता। तो रूइन भी उसी तरफ जा रही थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है और उसे मेडिकल डिपार्टमेंट दिखाकर चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है यूचंग, जो कि डॉक्टर जिन की आंटी के फ्रेंड का बेटा है। तो आंटी यूचंग को डॉक्टर जिन के हवाले कर चली जाती है। तो दूसरी ओर माई अपना मूड फ्रेश करने के लिए देंग के साथ गेम्स खेलने आई थी, मगर गेम में तो उसी का हालत खराब हो जाता है। तो फिर दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं, जहाँ पर माई देंग के साथ फोटोज क्लिक करके अपने बॉयफ्रेंड को जेलस फील कराना चाहती थी, मगर देंग बताता है कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ भी काफी बार ऐसा हो चुका है। तो देंग उसे नेक्स्ट बॉयफ्रेंड के लिए गुड लक विश करके चला जाता है। जिसके बाद तीनों फ्रेंड्स मिलकर मस्त पार्टी शार्टी करते हैं, मगर ली तो ये सारी स्पाइसी खाना नहीं खा रही होती है, क्योंकि उसे डॉक्टर जिन ने जो कहा था। तो ये दोनों ली को डॉक्टर जिन के नाम से चिढ़ाने लग जाते हैं। फिर डॉक्टर जिन का वी चैट ढूंढने लगते हैं, पर डॉक्टर जिन का तो कोई वी चैट ही नहीं था। इधर यूचंग अपने सिलेबस में काफी पीछे चल रहा था, इसीलिए वो जिन को कॉल करके फोन में ही अपनी पढ़ाई चालू कर देता है। अगले दिन ली और माई जाने वाले थे एक माउंटेन टॉप हॉट स्प्रिंग होटल, जहाँ ली तो बस से काफी दूर पहुंच चुकी थी, मगर माई ट्रैफिक में फंस जाती है। ऊपर से उसके डैड भी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, इसीलिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब ली इतनी दूर आ चुकी थी, इसीलिए वो होटल जाने का सोचती है, मगर बस स्टॉप तक पहुँचते पहुँचते माउंटेन टॉप जाने वाली आखिरी बस भी चली गई थी। मगर वहाँ के नाके का एक सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि उन्होंने एक कार वाले से बात कर ली है, जिसका लास्ट 2 डिजिट्स है 78, जो कि अभी माउंटेन टॉप से ही आने वाला था। तो उस कार में उसे राइड मिल सकती है। तो बर्फ भी पड़ने लगी थी, मगर उसने आने से पहले इस ठंडी के लिए शॉपिंग कर रखी थी, जिसे पहनकर वो गाड़ी के आने का वेट करने लग जाती है। अब चारों तरफ फॉग था, इसीलिए वो कार फुल स्पीड से पार हो जाती है। तो ली कार के पीछे चिल्लाते हुए भागने लग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद कार से एक आदमी निकल के बाहर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर जिन था। तो वो उसे अपनी कार में बिठाकर होटल की
तरफ ले जाने लगता है, जहाँ रास्ते में रेडियो पर भूतिया कहानी चल रही थी, जिन्हें सुनकर ली की तो हालत ही खराब हो जाती है, मगर वो जिन के सामने एम्बेरस नहीं होना चाहती थी, इसलिए रेडियो बंद भी नहीं करती। तो थोड़ी ही देर में डॉक्टर जिन को इमरजेंसी केस के लिए एक कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के लिए वो बाहर जाता है, जहाँ पर ठंडी बहुत लग रही होती है, इसीलिए वो ग्लव्स पहनने वापस आता है। तो ली उसके और अच्छे से बात करने के लिए ईयरफोन्स ले जाती है, जिससे आराम से डॉक्टर जिन अपनी बातें कंप्लीट कर लेता है। अब कार में वापस आने पर उसे यूचेंग का कॉल आता है, जिसके पैर पर चोट लगी थी, इसलिए वो उसके इलाज के बारे में उसे पूछ रहा था। तो जिन उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाने के लिए कहता है। तो यूचेंग जल्दी से पहुंच जाता है, जहाँ पर उइन दो गुंडों के हल्ला गुल्ला करने पर उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। तो यूचेंग उइन को देखकर सरप्राइज होता है और उसे दोबारा मिलकर तो खुश होता है। तो उइन उसके चोट पर बैंडेज कर देती है और उसे इंजरी का ध्यान रखने के लिए कहती है, मगर यूचेंग तो अपने सवालों से उसे परेशानी कर देता है। मगर यूचेंग की बातें उइन को काफी क्यूट लगती है। इधर ली और जिन होटल के काफी करीब पहुंच गए थे, जहाँ तक अब उन्हें चलकर जाना होगा। तो जिन उसके लिए लाइट दिखाते हुए पीछे पीछे आने लगता है। अब सबसे टॉप पर ये लोग पहुंच चुके थे, इसीलिए नीचे का शहर काफी ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसे दोनों देखने लग जाते हैं। अब ली के दिमाग में अचानक से क्या चलता है पता नहीं, मगर वो बर्फ टेस्ट करने के लिए खा लेती है, जिससे तो उसके मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि जिन ने उसे पहले इसके लिए मना किया था। तो जिन उसके दांतों को चेक करने लग जाता है। अब जिन के हाथों से बहुत गर्म लगते हैं, इसीलिए वो उसका फोरहेड टच करती है, जिससे उसे पता चलता है कि जिन को तो बहुत तेज फीवर था और मेडिसिन लेने के लिए वो नीचे गया था। तो ली उसे अपना दूसरा लाया हुआ बनी कैप पहना देती है। फिर दोनों होटल की तरफ निकल जाते हैं। तो ली को होटल में छोड़कर जिन अपने कैंप पर वापस जाने वाला था, जो कि इस होटल के दूसरी ओर था। अब ये सुन ली तो उसके लिए परेशान हो जाती है, क्योंकि एक तो उसे फीवर है और वो उसे इतनी ठंडी में होटल तक छोड़ने आया। तो इसीलिए वो उसे अपना मफलर और कोट पहना देती है और थोड़ा वेट करने के लिए कहकर मेडिसिन लाने के लिए ऊपर जाती है। मगर मेडिसिन लेकर आने पर वो देखती है कि जिन तो वहाँ से जा चुका था, इवन उसने ली के जैकेट भी वापस कर दिया था, जिन्हें उठाकर ली उसे वापस से बाहर ढूंढने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे जिन की काफी फिक्र हो रही थी। तो बाहर ठंडी काफी बढ़ चुकी थी और अंधेरा बहुत हो गया था, इसीलिए ली को तो बहुत डर लगने लगा था। तभी अचानक से एक आवाज सुनकर वो तो घबराई जाती है, भागने लग जाती है। तभी कोई उसके पीछे से आकर उसे रोकता है, जिससे ली तो बिना देखी हाथ पैर मारने लग जाती है। मगर वो तो जिन था, जिसकी कंडीशन अभी बहुत खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो चलकर अपने कैंप तक वापस नहीं जा सकता था। तो ली उसे अपने साथ होटल ले आती है, मगर होटल में कोई भी एक्स्ट्रा रूम्स खाली नहीं थे। तो ली उसे अपने कमरे में ही ले आती है, जो कि डबल बेड वाला था। तो जिन को मेडिसिन देने के बाद ली उसे सुला देती है। देन वो भी अपने स्वेटर उतारने के बाद सोने जा ही रही थी कि तभी उसकी रूम की घंटी बजती है, जहाँ पर उसकी एक और फ्रेंड शिया आई हुई थी। अब उसकी आवाज सुनकर ली तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि उसके रूम में कोई लड़का है, तो वो हर जगह ये बात फैला देगी। तो इसीलिए वो जिन को भी चुप कराकर खुद भी चुप हो जाती है, ताकि शिया को ये लगे कि अंदर कोई है ही नहीं। मगर तभी ली के फोन की घंटी बज जाती है, जिससे शिया को पता चल जाता है कि वो तो अंदर ही है। तो अंदर ही है। तो ली जल्दी से जिन के ऊपर पूरे ब्लैंकेट डाल देती है और दरवाजा खोलती है। अब शिया तो नोटिस कर लेती है कि ब्लैंकेट के नीचे कुछ तो है, जिस पर ली तो उसके ऊपर कूद जाती है और बताती है कि उसके सामानों की वजह से उसका रूम बहुत ही मेसी हो गया था, इसीलिए उसने अपना सारा सामान ब्लैंकेट के नीचे रख दिया है। और क्योंकि माई भी नहीं आने वाली थी, इसीलिए अब उसे अपना सामान रखने के लिए परेशानी नहीं होगी। ये कहकर उसे नींद आने का बहाना करके उसके रूम भेज देती है। देन जब वो जिन को चेक करने जाती है, तब तक तो भाई हमारा बेहोश हो चुका था, जिस पे ली तो बहुत घबरा जाती है। तो वो उसकी ब्रीदिंग चेक करती है, लेकिन वो तो सांसें ही नहीं ले रहा था, जिससे घबराकर वो तो उसे सीपीआर देने लग जाती है। लेकिन जिन तो बस मजाक कर रहा था, इसीलिए वो थोड़ी देर में हंसते हुए उसे कहता है कि अगर मैं थोड़ी देर और ब्लैंकेट के अंदर रहता तो सच में मेरी सांसें बंद हो जाती, और जिस तरह से तुम मुझे सीपीआर दे रही थी उससे तो मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहता। अब इसके बाद दोनों सो जाते हैं, लेकिन ली को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि जिन की वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल थी। तो वो जिन के पास से अपने ईयरफोन्स वापस लेती है और गाना सुनने लग जाती है, जिससे दोनों आराम से सो जाते हैं। वहीं इधर हॉस्पिटल में माई अकेली थी, इसीलिए ली ने देंग को कॉल करके यहाँ आने के लिए बोल दिया था। तो देंग माई के लिए बहुत सारा खाना लेकर आया था, क्योंकि उसे पता था कि उसने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा, जो कि जाहिर सी बात थी कि अगर किसी के डैड आईसीयू में होंगे तो उसके फैमिली वाले तो खाना वाना भूल ही चुके होंगे। पर यहाँ माई थोड़ी डाइट कॉन्शियस भी थी, इसलिए वो उसके लाए हुए स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहती थी। लेकिन देंग उसके सामने खाने की इतनी तारीफ कर देता है कि माई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और सारा खाना खत्म कर देती है। इसके बाद डॉक्टर भी बाहर आ जाते हैं, उसे बताते हैं कि उसके डैड की कंडीशन अभी नॉर्मल है, तो बहुत जल्द वो उससे मिल भी पाएगी। जिससे माई और देंग बहुत खुश होते हैं। वहीं तो सुबह होते ही ली की नींद खुलती है, जहाँ वो तो जिन को देखते ही रह जाती है, क्योंकि सोते हुए जिन बहुत ही क्यूट और हैंडसम लग रहा था। तो वो अपने दोनों फ्रेंड्स को शॉक देने के लिए जिनकी फोटो खींचकर ग्रुप में पोस्ट करने का सोचती है, मगर जिन के अचानक से उठ जाने की वजह से वो तो एम्बेरस हो जाती है। इधर यूचिंग तो उइन से मिलने के लिए बहाना करके पहुंच जाता है, लेकिन उइन तो उसके चोट को देखकर ही समझ जाती है कि वो तो बस नाटक कर रहा है, इसलिए वो एक दूसरे नर्स को यूचिंग का बैंडेज चेंज करने के लिए कह देती है। तो यूचिंग पूछता है कि आप नहीं चेक करोगी, जिसपे उइन बताती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए अब तुम्हें दोबारा इसके लिए नहीं आना पड़ेगा। जिसपे यूचिंग कहता है फिर क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ, जिसपे उइन तो उसे साफ मना कर देती है। इधर ली जिन के लिए बफे में से अंडे चुरा रही होती है, लेकिन शिया आकर उसे पकड़ लेती है। तो ली उसे बहाना मार के भाग जाती है, लेकिन शिया को तो उस पर डाउट हो गया था, इसीलिए वो छुप कर उसे फॉलो कर रही थी, जिससे वो उसके रूम के बाहर ही पकड़ी जाती है। अब ली के एक्सप्रेशन देखकर शिया समझ जाती
जाती है कि जरूर इसने किसी को अंदर छुपा कर रखा है, इसलिए वो दरवाजा खोलने जाती है, मगर ली तो उसे रोकने लग जाती है। लेकिन तभी उन्हें उनके कलीग्स के चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि उनके कलीग के बेटे के मुंह में कील घुस गई थी, इस वजह से बच्चे का बहुत सारा खून निकल गया था। तो ली भागकर कमरे में वापस आती है और जिन को सब कुछ बताती है, फिर उसे अपने साथ बच्चे के पास ले आती है। अब आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं था और बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से हॉस्पिटल भी ऊपर नहीं आ सकती थी, बट जिन होटल के मेडिकल इक्विपमेंट्स को यूज करके सेफली बच्चे के मुंह से कील निकाल लेता है, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जिन ने तो सर्जन की पढ़ाई की थी, बट बाद में उसने डेंटिस्ट बनने का डिसाइड किया। इधर यू चंग उइन को नूडल्स खाता हुआ देखकर उसे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताता है और उसे छीनकर उसके लिए हेल्दी खाना लेकर आता है, मगर तब तक तो उइन ने दूसरा कप नूडल्स खत्म कर लिया था। अब पहले उइन तो उसे डांटती है उससे बिना पूछा ऐसा कुछ करने के लिए और आगे से उसे परेशान करने के लिए मना करती है, लेकिन यू चंग तो उसके सारे रखे हुए कप नूडल्स उठा लेता है और उसे अपना लाया हुआ हेल्दी फूड देता है, कहता है कि अब से वो उसके लिए हर रोज खाना लेकर आएगा, इसीलिए अब से उसे कप नूडल्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर वो कप नूडल्स उठाकर चला जाता है। वहीं उइन को समझ नहीं आता कि आखिर इसे हो क्या गया। इधर माई भी दोंगशान सिटी पहुंच चुकी थी, जहाँ के टेम्पल में वो अपने फादर के लिए प्रे करने आई थी, मगर उसके पास कैश में पैसे नहीं होते वहाँ के टिकट के लिए, क्योंकि टेम्पल के अंदर जाने के लिए फोन अलाउड ही नहीं था। तभी उसके पीछे खड़ा बंदा उसके लिए टिकट खरीद लेता है और माई तो उसे बस देखते ही रह जाती है। इधर होटल में तो बवाल मच चुका था, क्योंकि शिया ने चैटिंग ग्रुप बनाकर ली और जिन के बारे में गॉसिप शुरू कर दिया था, लेकिन उस ग्रुप में गलती से उसने ली को भी ऐड कर दिया था, इसीलिए वो तो सभी के चैट्स पढ़ पा रही थी। इधर बच्चे के पेरेंट्स तो जिन का शुक्रिया अदा करते हैं, वहीं उसे और ली को साथ में डिनर पे भी इनवाइट करते हैं, क्योंकि इन दोनों के चर्चे उन तक भी पहुंच चुके थे। उस बच्चे की मॉम तो उन दोनों को शादी के लिए गुड लक विश भी करती है, तो जिन उन्हें क्लैरिफाई करने लग जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। शाह ने उन्हें ये भी बता दिया था कि रात को ली ने जिन को छुपाया हुआ था, जिसका मतलब था कि दोनों ने नाइट स्पेंड किया था। ली भी उन्हें समझाने लग जाती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं करता। तो जिन वहाँ से चला जाता है, उसके पीछे पीछे ली भी चली जाती है। इधर मंदिर में माई अपने फादर की रिकवरी के लिए विश करती है, वहीं अपने साथ अपने दोनों फ्रेंड्स के लिए अच्छे लाइफ पार्टनर्स का भी विश करती है। जिसके बाद माई उस लड़के को ढूंढ रही होती है जिसने उसके टिकट के लिए पैसे दिए थे, मगर उससे वो कहीं नहीं मिलता। लेकिन वापस आते हुए फिर से उसकी मुलाकात होती है, जहाँ इस बार वो उसका नंबर लेने के लिए उसके फोन से ली को मैसेज करती है। इधर ली के कलीग्स के मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए वो जिन से माफी मांगती है। तभी जिन को ढूंढते हुए उसकी आंटी वहाँ पहुँच जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जिन अपनी फैमिली के साथ दोंगशान शहर घूमने के लिए आया था। अब आंटी को भी इन दोनों के नाइट स्पेंड करने के बारे में पता चल गया था, तो वो इस बात का और ज्यादा बतंगड़ ना बना दे, इसलिए जिन उन्हें लेकर चला जाता है। वहीं इधर ली को दो का मैसेज आता है, जिसमें उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जब वो यहाँ पर आई थी तब एक मंदिर में लव लॉक लगाया था, जिसे हटाने के लिए वो ली से रिक्वेस्ट करती है, जो कि ब्लू कलर का है। तो ली मंदिर में पहुंच जाती है, जहाँ वो दो के नाम का लव लॉक ढूंढने लगती है। अब क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि डॉक्टर जिन ही दो का एक्स बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो कहती कि अगर अभी यहाँ जिन होता तो वो अभी उसे ढूंढ लेता। तभी हम जिन को देखते हैं जो इसी तरफ आ रहा था, तो उसे यूचंग ने कॉल किया था, क्योंकि उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। अब वो कौन है ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जिन से सजेशंस मांग रहा था, मगर जिन को भी इन सब के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मगर यूचंग इस तरह से उस लड़की की केयर कर रहा था, जिससे वो उसे कहता है कि उसे लगता है कि उसका प्यार सच्चा है। जो सुन हमारा यूचंग तो बड़ा खुश होता है, मगर वो जिन को उसका नाम नहीं बताता। तो चलते चलते जिन ली के पास पहुंच जाता है, जो अभी भी दो का लॉक ढूंढ रही थी। तो बैठे बैठे उसके कमर में दर्द हो गया था, इसलिए वो थोड़ी एक्सरसाइज करने लग जाती है, जो कि थोड़ी फनी थी। जैसे वो पीछे मुड़ती है तो उसे जिन दिखता है, तो ली उसे दो के बारे में सब कुछ बताती है। इवन वो दो से ब्रेकअप करने के लिए उसे नाराजगी भी दिखाती है। तो उसकी बातें सुनकर जिन को समझ में आता है कि अब तक तो ली और बाकी सब भी उसके रिलेशनशिप को लेकर मिसअंडरस्टूड कर रहे थे। तो वो भी ली के साथ मिलकर लव लॉक ढूंढने लग जाता है, जो कि ली को मिल भी जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि उसे भी गलतफहमी हुई थी, क्योंकि लव लॉक पर तो दो और शुआन का नाम लिखा हुआ था। जिसके बाद जिन उसे सारी बातें बताता है और दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। जिनको यहाँ का सनसेट देखने जाना था, तो ली उसे शॉर्टकट से ले जाती है। इधर यूचेंग तो एक और बार विन के लिए हेल्दी फूड लेकर आता है। उसका गला खराब था, इसीलिए लॉजेंस भी लेकर आया था। अब यूचेंग के इतने केयर को देखकर विन तो शायद फील करने लगी थी, क्योंकि उसकी एक और कलीग उसके साथ थी। तो दूसरी ओर जिन और ली मिलकर पहाड़ी के सबसे ऊपर जाकर बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट देखकर एंजॉय करते हैं, जहाँ दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद ली अपने रूम वापस आ जाती है, जहाँ पर माई भी पहुँच गई थी। तो उसे भी यहाँ आकर डॉक्टर जिन और ली के नाइट स्पेंड के बारे में सुना। इवन उसे तो ली के कलीग्स ने ये भी बताया कि जब उन्होंने डॉक्टर जिन से अकेले में बात किया और उसे कहा कि वो सारे मिलकर ली का अच्छे से ख्याल रखेंगे, तब डॉक्टर जिन ने उन्हें थैंक यू भी कहा। जिसका मतलब तो यही निकलता है कि डॉक्टर जिन भी तुम्हें पसंद करता है। मगर ली कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्हें जो डॉक्टर जिन को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो दो का एक्स बॉयफ्रेंड है, तो इस बारे में भी क्लियर कर दिया। देन माई ली के फोन से उस लड़की का नंबर निकालती है, जिससे उसका वीचैट मिल जाता है, जिसका नाम था शेंग। तो वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। इधर जिन की आंटी भी सारे फैमिली मेंबर्स को ली के बारे में बता रही होती है, लेकिन ग्रैंडपा के पूछने पर जिन बताता है कि वो बस मेरी पेशेंट है। तो दूसरी ओर माई ली से जिन जैसे परफेक्ट बॉयफ्रेंड को मिस करने से मना करती है। तो ली भी अब जिन के बारे में ही सोचने लग जाती है। वहीं इधर जिन के दिमाग में भी ली का ही ख्याल आ रहा था। तो वो ली से मिलने के लिए लाइब्रेरी आता है, जहाँ उसकी फ्रेंड शाओ से बताती है कि उसकी मॉम ने उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा है। तो शाओ से उस रेस्टोरेंट का नाम भी बता देती है। वहीं इधर एक लड़की यूचेंग के पीछे पड़ी
ली थी जो उसे डिनर पे और मूवी देखने के लिए इनवाइट करती है। तभी वो डॉक्टर जिन को देखता है तो वो उनका नाम लेकर बहाना करके चला जाता है। तो जिन यूचिंग को ही उसी रेस्टोरेंट ले जाता है खाना खाने के लिए, मगर रेस्टोरेंट के हर तरफ अपनी नजर दौड़ाने के बाद भी उसे ली कहीं नहीं दिखती। तो भाई का फेस थोड़ा उतर जाता है। अब इधर ली और उसका ब्लाइंड डेट उस रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट रूम में खाना खा रहे थे। ली को तो वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उस लड़की को ली बहुत पसंद आ जाती है। तो वो उसे साथ में डिनर और मूवी देखने चलने के लिए कहता है, जिस पर ली को तो अपनी मॉम की वजह से मानना ही पड़ता है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बहाना करके वॉशरूम जाती है, मगर तभी जिन भी उसे देख लेता है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। तो जिन उससे उसके डेट के बारे में पूछता है, जिस पर ली तो साफ बता देती कि उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इससे तो भाई बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन ली को तो अपनी मॉम की वजह से उसके साथ मूवी देखने जाना होगा। इसीलिए जिन उससे मूवी का नाम और थिएटर का पता पूछता है, क्योंकि आज उसका कोई काम नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा मूवी ही देख लेगा। ये बोलकर वो सारी डिटेल्स ले लेता है, जिसके बाद वो यूचिंग से उसके साथ मूवी देखने चलने के लिए कहता है। तो ली अपनी ब्लाइंड डेट के साथ पहुंच चुकी थी, जहाँ पर उन्होंने कपल ड्रिंक ऑर्डर किया था। लेकिन तभी वहाँ जिन भी पहुंच जाता है, जो उस कपल ड्रिंक को देखकर एक्सचेंज करने के लिए कहता है। तो ली का ब्लाइंड डेट कहता है कि ये तो उन्होंने ऑर्डर किया है। इस पे जिन कहता है कि मैं भी अपने स्टूडेंट के साथ आया हूँ, तो हम सब मिलकर मूवी देख सकते हैं, इसीलिए हमें और ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न खरीदना चाहिए। ये कहकर वो 4 सेपरेट ड्रिंक और पॉपकॉर्न ऑर्डर करता है। तो जिन कैश में पे करने जाता है, ठीक उसी वक्त ली का ब्लाइंड डेट ऑनलाइन पे करने के लिए फोन आगे बढ़ाता है। अब ऑनलाइन पेमेंट इजी होता है, इसीलिए इस बार ब्लाइंड डेट बाजी मार लेता है। पर जिन कहाँ पीछे हटने वाला था, वो उस कपल ड्रिंक को यूचेंग को पकड़ा देता है और ली को सेपरेट ड्रिंक और पॉपकॉर्न देता है। फिर चारों पहुंचते हैं थिएटर में, जहाँ पर फिर से इस बार दोनों राइवल्स की टक्कर शुरू हो जाती है। मूवी के बीच ली को ठंडी लगने लगती है, तो ब्लाइंड डेट अपना कोट उतार कर उसे देता है, जो देख हमारे जिन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यूचेंग भी समझ चुका था कि डॉक्टर जिन का क्या सीन चल रहा है, इसीलिए वो अपने पैरों से ब्लाइंड डेट का जैकेट नीचे गिरा देता है और गंदा हो गया कहकर उसे पकड़ा देता है। और इसी मौके में जिन अपना कोट उतारता है और ली को दे देता है। अब उन दोनों को और करीब लाने के लिए यूचेंग जिन के साथ अपनी सीट एक्सचेंज कर लेता है, जिससे ली भी अब बोर नहीं होती, क्योंकि दोनों मिलकर काफी सारी बातें करते हुए मूवी को एंजॉय करते हैं। अब मूवी खत्म होने के बाद वो और ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती थी, इसीलिए अपने फ्रेंड से मिलने जाने की बात कहकर निकल जाती है। और यूचेंग भी उइन से मिलने के लिए हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। तो जिन को जाते हुए ली दिखती है, तो वो उसे अपनी कार से घर ड्रॉप करने जाता है। वहीं इधर यूचेंग तो हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगा था, और उइन के बाहर आते हुए देखते ही वो तो बहुत ही खुश हो जाता है। तो वो काफी एक्साइटेड होकर उसे हाई कहता है। वहीं उसे यहाँ देख उइन भी खुश होती है, लेकिन उसके सामने आते ही वो थोड़ी स्ट्रिक्ट बन जाती है और उसे घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। देन यूचेंग उससे पूछता है कि उसने उसका दिया हुआ खाना खाया या नहीं। इस पर उइन उसे कहती कि उसे खाने का टाइम नहीं मिला, और वैसे भी वो भूल गई थी, इसीलिए उसके कलीग्स ने ही खाना खत्म कर दिया। तो यूचेंग उसे साथ में खाना खाने चलने के लिए कहता है, जिस पर उइन कहती कि वो जैसा खाना खाने वाली है वो यूचेंग नहीं खा सकता। लेकिन यूचेंग तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो तो खा लेगा, मगर रेस्टोरेंट जाकर वो तो नूडल्स खाने बैठ जाती है, जो यूचेंग नहीं खाता, और उइन को भी नहीं खाने के लिए एडवाइस करता है। तभी यूचेंग के पीछे जो लड़की पड़ी हुई थी वो वहाँ पहुँच जाती है और उन्हीं के टेबल में आकर बैठ जाती है, मगर यूचेंग तो उसे कोई भाव नहीं देता, भगा देता है। तो उइन उसे कहती है कि तुम्हें उसके साथ खाना खाना चाहिए, क्योंकि उसे देखकर लग रहा है कि वो तो तुम्हें पसंद करती है। इस पर यूचेंग कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं उसका टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता। तो उइन कहती कि फिर तुम मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। इस पर यूचेंग तो डायरेक्टली कह देता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो उइन उसे प्यार से समझाने लग जाती कि ऐसा ख्याल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं तुमसे 6 साल बड़ी हूँ, इसीलिए हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो यूचेंग पूछता है ऐसा क्यों। इस पर उइन कहती है कि हम दोनों में कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है, हमें तो इवन एक दूसरे का पसंदीदा खाना भी पसंद नहीं है। इस पर यूचेंग अपने मॉम डैड का एग्जांपल देते हुए कहता है कि मेरी मॉम नॉन वेजिटेरियन है और मेरे डैड वेजिटेरियन, लेकिन फिर भी दोनों आज तक हैप्पीली रहते आए हैं, इसलिए ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिस पर उइन कहती कि हमारी लाइफस्टाइल भी बिल्कुल अलग है, तुम ठहरे हेल्थ कॉन्शियस और मेरी लाइफ तो बिल्कुल मेसी है। जिस पर यूचेंग कहता है कि इसीलिए तो मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिस पर उइन अपना आखिरी पॉइंट रखती है कि वो अभी किसी को भी डेट नहीं करना चाहती। जिस पर यूचेंग तो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो मेरे लिए ही एडवांटेज है, क्योंकि अभी मैं यंग हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ। जो सुन उइन उसके सर पे टपली मारती है। यूचेंग तो बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उइन के पास और कुछ कहने को बचा ही नहीं था। तो यूचेंग उसे थोड़ा कम खाने के लिए कहता है, लेकिन उइन तो उसे दिखा दिखाकर और ज्यादा खाने लगती है। इधर ली को भूख लग रही होती है, तो जिन उसे उसके फेवरेट खाना खिलाने के लिए मार्केट ले जाता है, जहाँ ली तो जी भर के अपना फेवरेट खाना खाती है। वहीं जिन को उसके साथ टाइम स्पेंड करने मिला, इसी में वो बहुत खुश था। अब जिनका वीचेट अकाउंट नहीं था, इसलिए ली उसका न्यू अकाउंट क्रिएट कर देती है और उसे अपने फ्रेंड लिस्ट पर ऐड करती है। इधर माई देंग को भी बता देती है कि ली ने अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, जो कि डॉक्टर जिन है। अब डॉक्टर जिन का नाम सुनते ही देंग तो बड़ा भड़क जाता है और तुरंत ली के घर के बाहर पहुंच जाता है। इधर जिन ली को घर छोड़ने आता है, तो उसे सामने ही देंग गुस्से से खड़ा हुआ नजर आता है। तो दोनों कार से निकलकर उसके सामने आते हैं। अब देंग जिन से गुस्से से कहता है कि तू मेरी बहन के साथ क्या कर रहा है, क्या तू मुझे नहीं जानता, अब आखिर क्या कर रहा है। मगर जिन तो देंग को पहचानता ही नहीं। तो देंग ली से पूछता है कि आखिर इसके साथ तुम्हारा क्या सीन है और ये तुम्हें घर छोड़ने के लिए क्यों आया था। तो ली बताती है कि डॉक्टर जिन एक डेंटिस्ट है, जिनसे वो अपनी दांतों की ट्रीटमेंट करा रही है और वो अकेले घर वापस आ रही थी, इसीलिए इन्होंने उसे लिफ्ट दिया। अब देंग और कोई हरकत ना करे, इसीलिए ली डॉक्टर जिन को घर जाने के लिए कह देती है। तो देंग ली को अपने साथ घर के अंदर ले जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि देंग और डॉक्टर जिन मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक सेम क्लास में पढ़ते थे, जहाँ पर जिन अपने क्लास में देंग से ज्यादा पॉपुलर था, इसीलिए स्कूल की सारी लड़कियाँ जिन पे फिदा थी और इसी
इसी वजह से दंग को कोई लड़की भाव ही नहीं देती थी और इसी वजह से दंग जिन को पसंद नहीं करता था। देन दोनों भाई बहन थोड़ी बातें करते हैं, फिर ली दंग को भगा देती है। देन रात को जिन के साथ वीचैट पर चैट करने लग जाती है, जहाँ पर जिन उसे उसके मेटल ब्रेसेस चेंज कराने आने के लिए कहता है, पर उन्हें चेंज कराने के बाद जिन ली से ज्यादा नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वो थोड़ा अपसेट होता है। जिसके बाद ली अपना रोमांस नोवेल लिखने बैठ जाती है, जिसमें वो अपने साथ जिन को इमेजिन करती है, जहाँ पर जिन उसे प्रपोज कर रहा था। अब इससे तो ली ब्लश करने ही लग जाती है। वहीं अगले दिन माई तो बड़ी परेशान लग रही थी, क्योंकि शेंग ने अभी तक उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया था, जबकि उसने तो अपने बारे में मैसेज करके बता दिया था। पर थोड़ी देर बाद शेंग उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अब बात आगे बढ़ाने के लिए माई उसे 20 युआन रिटर्न कर देती है, जो उसने टेंपल की टिकट खरीदने में हेल्प किया था। मगर सामने से शेंग बस ओके रिप्लाई करता है, जो देखकर उइन उससे कहती कि शायद इसे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर हो सकता है कि उसकी ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड हो। लेकिन माई ने सोशल मीडिया पर शेंग की फुल स्टॉकिंग कर रखी थी, जिससे उसे शेंग के बारे में सब कुछ पता था। इसीलिए वो तो हाथ धोकर शेंग के पीछे पड़ जाती है और उसे शेंग के लिए इतना पागल होता देख ली भी जिन के बारे में सोचने लग जाती है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर जिन के व्हीलचेयर पर आने से उसके कलीग्स और नर्सेस तो फुल शॉक्ड थी। इवन उसकी डीपी देखकर उन सब ने ये तक पता कर लिया था कि डॉक्टर जिन किसी के साथ डेट पर गया था। मगर जिन तो उन सबको बकवास बंद करके काम पे लग जाने के लिए कहता है। इधर लाइब्रेरी में ली चेन को अपसेट देखती है, जो कि वही लड़का था जिसके मुंह में कील घुस गया था। रीजन पूछने पर वो बताता है कि उसकी फ्रेंड लीसा उससे बात नहीं कर रही है, क्योंकि उस कील की वजह से उसके फेस पर स्कार पड़ गया था। तो ली आकर उसे चेयरअप करती है और कहती है कि लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो अच्छे से पढ़ाई करेगा तो लीसा उससे जरूर बात करेगी। इस पर जिन कहता है कि अगर लुक इम्पोर्टेंट नहीं है फिर तो इस लाइब्रेरी में आप ही एक लौती नहीं होगी जिसकी कभी शादी नहीं होगी। तभी वहाँ पर जिन पहुँच जाता है, जो ये बात सुनकर हंसने लग जाता है। मगर वो चंद से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ली तो इस लाइब्रेरी में सबसे प्रिटी लड़की है जिसको बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं। जो सुन ली तो बड़े प्राउड के साथ कहती है कि सुन लिया ना डॉक्टर जिन ने क्या कहा। तो अब जिन चंद से पूछता है कि कहीं तुम लीसा को पसंद तो नहीं करते, जिस पर चंद कहता है हाँ वो तो बहुत सुंदर है, मेरी क्लास के सारे लड़के उसे पसंद करते हैं। जो सुन ये दोनों तो एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। अब ये देख चंद जिन से कहता है कि आपने अभी जिस तरह से ली आंटी को देखा, मुझे तो लगता है कि आप भी ली आंटी को पसंद करते हो। अब इससे सीन तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, तो जिन बुक ढूंढने के बहाने से चला जाता है। तभी शिया भी वहाँ पहुँच जाती है, जो ली से जिन के पीछे जाने के लिए कहती है। तो ली जिन की तरफ जाती है, वहीं उसे देखते हुए वो उन दोनों के हाइट डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लेती है, जो इंटरनेट के हिसाब से भी सबसे बेस्ट हाइट डिफरेंस था। तो जिन उसे उसके मेटल ब्रेसेस की जगह क्लियर अलाइनर्स लगाने आने के लिए कहता है। तो दूसरी ओर हमारी माई शेंग के ऑफिस के बाहर अपनी कैफे के पैम्पलेट्स बांट रही थी, जो कि यहाँ से काफी दूर था, मगर वो तो यहाँ बस शेंग से मिलने के लिए ही आई थी। अब शेंग को बाहर आता देख वो जानबूझकर उससे टकराती है, फिर उससे बातें शुरू कर देती है। फिर वो उसे उसके कैफे का पैम्पलेट भी देती है, वहीं साथ में उसे एक स्पेशल कार्ड भी देती है और अपने दोस्तों के साथ कैफे पे आने के लिए कहती है। तो शेंग भी कहता है कि वो जरूर आएगा। अब इससे तो माई बहुत खुश हो जाती है। इधर ली देंग के साथ उसके डैड से मिलने आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ली की मॉम ने देंग के डैड से शादी किया था, मगर उनकी मैरिज बस कुछ ही सालों तक टिकी, क्योंकि ली की मॉम ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था। फिर उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली, मगर ली सबसे ज्यादा खुश थी देंग के घर में। जब वो हाई स्कूल में थी तब वो उनके घर आई थी, जहाँ देंग तो पहले ली को पसंद नहीं करता था, क्योंकि ली के आने के बाद देंग के डैड ने ली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। मगर देंग चाहे उसे कितना भी नफरत करता था, मगर मुसीबत पड़ने पर उसने हमेशा ली को एक बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट किया। देंग और उसके डैड से ली को काफी प्यार और केयर मिला, मगर जब वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई थी, तब उसकी मॉम ने देंग के डैड से डिवोर्स ले लिया। मगर देंग के डैड उसे हमेशा अपनी बेटी मानते हैं और देंग उसे अपनी लिटिल सिस्टर। इधर देंग ने ऑर्फनेज के बच्चों के लिए एक वॉलंटियर डेंटिस्ट को अरेंज किया था, लेकिन आने वक्त पर उस डेंटिस्ट ने आने से मना कर दिया। तो इसी बहाने ली देंग से जिन की बात करती है, ताकि इन दोनों को थोड़ा क्लोज लाया जा सके। तो देंग के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो मान जाता है। रात को ली की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि गोंग जिसके साथ वो डेट पर गई थी, उसे वो बहुत पसंद आ गई है। तो वो उसे गोंग के साथ बात आगे बढ़ाने को कहती है। तो ली नेटवर्क इशू कहकर कॉल काट देती है। देन डॉक्टर जिन को टेक्स्ट करके ऑर्फनेज वाली बात बताती है, जिस पर जिन तो जाने के लिए मान जाता है। तो जिन के पास अच्छे इमोजीज नहीं थे, तो ली उसे अपने फोन से बहुत सारे इमोजी भेज देती है। फिर तो दोनों इमोजीज में ही चैटिंग करने लग जाते हैं। अगले दिन ली के मेटल ब्रेसेस की जगह क्लीनर अलाइनर्स लग जाते हैं, जिससे ली तो बड़ी खुश हो जाती है। इधर कैफे में माई शेंग को अप्रोच करने के तरीके सोच ही रही थी कि तभी शेंग वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीने के लिए पहुंच जाता है, जिसे देखकर तो माई बहुत ही हैप्पी हो जाती है। तो वो स्पेशली उनसे ऑर्डर लेने के लिए जाती है, जहाँ पर शेंग के फ्रेंड्स नोटिस कर लेते हैं कि उसने शेंग के जैसे ही मैचिंग शूज पहने हैं। तो माई इसे एज ए कोइंसिडेंस बताती है, पर असल में तो उसने शेंग के वीचर से इसके बारे में पता किया था, जिसके बाद ही उसने उसके मैचिंग शूज खरीदे थे। इधर ली और डॉक्टर जिन को ऑर्फनेज ले जाने के लिए देंग अपनी कार लेकर आया था, मगर उसने पीछे वाले सीट्स को फुल कर दिया था बच्चों के लिए गिफ्ट से। तो देंग अपनी बहना को आगे बिठाता है और उसे पीछे बैठने के लिए कहता है। ली उसे इन चीजों को ठीक से रखने के लिए कहती है, मगर देंग कहता है कि डिक्की ऑलरेडी फुल है, इसीलिए सामान रखने का और कोई जगह नहीं है, अगर इसे बैठना है तो पीछे ही बैठना पड़ेगा, जिसके लिए जिन तो मान जाता है। तो तीनों पहुंच जाते हैं ऑर्फनेज में। वहीं इधर यू चेंग उइन को लेकर आया था एक चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर के पास, क्योंकि उइन के फेस पर पिंपल्स आ गए थे। तो यू चेंग उसे अपनी चाइनीज मेडिसिन का ज्ञान झाड़ने लग जाता है और उसे छोटी बच्ची की तरह कहने लग जाता है कि तुम्हें डॉक्टर से अपने सिम्टम्स के बारे में बताना होगा। इस पर उइन कहती है कि मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, इसलिए तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर इनकी बारी आती है तो दोनों
डॉक्टर से मिलने चले जाते हैं। तो डॉक्टर उसे उसकी सारी प्रॉब्लम्स बताती है कि वो सही से खाना नहीं खाती, टाइम से सोती नहीं, उल्टे सीधे खाना खाती है और वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी है, जिससे उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो वो उसे सजेस्ट करते हैं कि पहले इन सारी चीजों को सही करके आने का, उसके बाद ही वो उसे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। तो दोनों बाहर चले आते हैं जहाँ उइन कहती है। तो उइन कहती कि वो ER डिपार्टमेंट में डॉक्टर है, जिस वजह से उसे लेट नाइट तक ड्यूटी करनी पड़ती है, तो वो कैसे अपना नींद पूरा कर सकती है। जिस पर यूचंग कहता है कि तुम्हें अपने फ्री टाइम में सोना चाहिए, और वैसे तो कल तुम्हारा काम 7 बजे खत्म हो गया था, लेकिन तुम सोने की बजाय रात को 2:30 बजे तक ऑनलाइन क्या कर रही थी। जिस पर उइन बताती है कि वो अपने दिन भर की स्ट्रेस को दूर करने के लिए गेम खेल रही थी। ये कहकर वो अपना गेम चालू करती है और उससे कहती है कि क्या वो अब गेम ही नहीं खेल सकती, जो उसका एकमात्र एंटरटेनमेंट का साधन है। जिस पर यूचंग भी अपने फोन से गेम चालू करता है, फिर दोनों साथ में गेम खेलने लग जाते हैं। इधर डॉक्टर जिन सारे बच्चों के दांत चेक करता है, वहीं उनमें से एक बच्चे का फ्री सर्जरी कराने का भी प्रॉमिस करते हैं। जिसके बाद वो तीनों सारे बच्चों के साथ मिलकर लुका छुपी खेलने लग जाते हैं। वहीं इधर उइन को पता चलता है कि यूचंग तो उस गेम में मास्टर है, तो वो यूचंग से लेवल अप कराने में उसकी हेल्प करने के लिए डॉक्टर की कही हुई सारी बातें मानने के लिए मान जाती है। वहीं इधर ऑर्फनेज में ये तीनों बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं इधर कैफे में माई का लैपटॉप खराब हो जाता है, जो कि बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम थी, तो वो लैपटॉप ठीक कराने के लिए शेंग के पास पहुंच जाती है, जो कि एक प्रोग्रामर था। तो वो चुटकियों में लैपटॉप को ठीक कर देता है। इधर ये तीनों ऑर्फनेज से बाहर आते हैं, तो देंग ली से उसके साथ सामने बैठने के लिए कहता है, मगर ली कहती है कि उसे बहुत नींद आ रही है, इसीलिए वो आराम से पीछे सोएगी। तो इधर माई शेंग के साथ और टाइम स्पेंड करने के लिए भूख लगने का नाटक कर देती है, जिस पर शेंग उसके साथ खाना खाने के लिए मान जाता है। वहीं इधर कार में पीछे दोनों तो सो गए थे, तो सोते हुए दोनों का सर एक दूसरे के करीब आ जाता है। जो देंग मिरर से देखता है, तो वो अचानक से ब्रेक मार के गाड़ी रोक देता है, जिससे दोनों की नींद खुल जाती है। इधर माई शेंग के साथ खाना खाने आती है, जहाँ दोनों काफी सारी बातें करते हैं। अब शेंग को तो समझने में देर नहीं लगती कि माई उसे लाइक करती है, और शायद उसे भी माई पसंद आने लगी थी, मगर उसे अचानक एक कॉल आ जाता है, जिस वजह से उसे बिना खाना खाए ही जाना पड़ता है। तो मैडम अपना दुखड़ा सुनाने के लिए देंग के पास पहुंच जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि किस तरह उसकी बात बनते बनते रह गई। तो देंग भी उसे बताता है कि उसकी भी बात बनते बनते रह गई। तो दोनों एक दूसरे की खिंचाई करने लग जाते हैं। अब कुछ दिन बाद ली डॉक्टर जिन से रेगुलर चेकअप कराने के लिए पहुंचती है, जहाँ पर उसे छोटी बच्ची की पेरेंट्स मिल जाते हैं, जो काफी दूर विलेज से आए थे, मगर उन्हें डॉक्टर जिन का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। मगर ली के कहने पर जिन उनके बच्ची का चेकअप कर देता है, मगर कबाब में हड्डी बनने के लिए ली की मॉम ने गोंग को यहाँ भेज दिया था, मगर ली तो उसे कोई भाव नहीं देती, और तो और डॉक्टर जिन भी उसे ली से बात करने का मौका ही नहीं देता। ली से पहले 4-5 और पेशेंट थे, जिस वजह से डॉक्टर जिन उसे अपने ऑफिस का कीज दे देता है और उसे ऑफिस में रेस्ट करने के लिए कहता है। तो ली गोंग को भी वहाँ से बहाने से भगा देती है और डॉक्टर जिन के केबिन चली जाती है। इधर गोंग तो नर्सेस से पूछने आ जाता है कि आखिर डॉक्टर जिन और ली का क्या रिलेशन है, जिसपे नर्स तो बता देती है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ली डॉक्टर जिन के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनकर तो बेचारे गोंग के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब ली डॉक्टर जिन की गर्लफ्रेंड है, ये बात तो हर जगह फैल जाती है, जिससे ली भी कुछ स्टाफ्स को बात करते हुए सुन लेती है, जिससे सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि उन तीनों को पता नहीं था कि ली तो उनके पीछे ही है। मगर तभी जिन भी वहाँ पहुँच जाता है, जो उससे बड़े प्यार से बात करने लगा था, तो वो उसे आंखों से इशारा करने लग जाती है कि वो तीनों उन्हें ही देख रहे हैं। मगर जिन तो उसकी बातें समझता ही नहीं और उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहकर चला जाता है। तब ली को चन की मॉम का कॉल आता है, जो उसे डॉक्टर जिन को डिनर पे इनवाइट करने के लिए कहती है। इस पर ली उनसे कहती कि शायद वो बिजी होंगे, तो चन की मॉम कहती कि तुम्हारे कहने पर वो जरूर मान जाएगा। तो जिन के आने के बाद वो उसे इस बारे में बताती है। तो जिन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ आएगी, जिस पर ली कहती है कि उसे तो आना ही पड़ेगा, जिस पर जिन कहता है कि तब तो वो जरूर जाएगा। अब ये सुनकर मैडम तो ब्लश करने लग जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले चन की मॉम ने जो कहा वही हुआ। दिन वो अपने चेकअप से पहले ब्रश करने लगी थी, मगर उसका ब्रश करने का तरीका गलत था, तो डॉक्टर जिन आकर उसे अपने हाथों से ब्रश करने सिखाने लग जाता है। वहीं बाहर से नर्सेस और बाकी के स्टाफ उन दोनों को ही देख रहे थे, जिससे तो वो सारे भी कंफर्म हो जाते हैं कि ये दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं। इधर यू चंग उइन के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि थोड़ी देर में उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली थी। वहीं उइन भी उसके साथ गेम खेलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, मगर हमारा भाई तो उससे भी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि अब से उसे उइन के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। हम डॉक्टर जिन और ली को देखते हैं, जो चन के घर से डिनर करके बाहर आते हैं। अब जिन ने तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसलिए ली को उसे संभालना पड़ता है। तो यहाँ चन की मॉम डॉक्टर जिन से उनकी भतीजी को वीचैट पर ऐड करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे भी अपने दांतों के लिए ब्रेसेस चाहिए थे। लेकिन ली तो समझ जाती है कि चन की मॉम डॉक्टर जिन के साथ अपनी भतीजी का सेटिंग कराना चाहती थी, इसीलिए ली थोड़ी जेलस होती है, मगर वो क्या भी क्या सकती थी। देन वो जिन को लेकर कार की ओर जाने लगती है। वहीं इधर यू चंग और उइन तो मस्त अपना गेम खेलने में लगे हुए थे। यू चंग तो गेम खेलते खेलते बहुत थक चुका था, क्योंकि अभी तक उन्होंने 8 गेम्स जीत लिए थे, मगर उइन अभी और ज्यादा खेलना चाहती थी, क्योंकि यूचंग की मदद से वो हर मैच जीत जो रही थी। तो यूचंग उससे प्रॉमिस लेता है कि अब बस वो लोग 2 ही गेम खेलेंगे, उसके बाद वो सोने के लिए घर चली जाएगी, इस पर उइन मान जाती है। इधर जिन ड्रंक था, इसीलिए ली को कार ड्राइव करनी पड़ती है, जबकि उसने तो सिर्फ 6 बार टेस्ट ड्राइव की है, वो भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अब इससे तो जिन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन ली कहती कि वो सब कुछ संभाल लेगी। तो वो जिन के लिए सीट बेल्ट बांध देती है, जिससे दोनों करीब आते हैं, दोनों की आंखें मिलती है, इसलिए ली को तो नर्वसनेस होने लगती है। फिर वो कार स्टार्ट करके चल देती है। इधर उइन को गेम
गेम में कोई मार देता है तो यूचिंग उस प्लेयर को मार के इसका बदला लेता है, जिससे विन तो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी ओर ली कार टर्न करना भूल जाती है, जिस वजह से वो लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी तो उनके पीछे ही पड़ गया था, लेकिन दोनों कैसे भी करके वहाँ से कार निकाल लेते हैं। इधर गेम में विन फिर से मर जाती है, इसलिए वो थोड़ी अपसेट होती है। तो यूचिंग उससे सॉरी कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मगर विन नोटिस करती है कि यूचिंग की उंगली में तो कट लग गया है, तो वो उसके लिए बैंडेड लेकर आती है और उससे पूछने लग जाती है कि क्या उसे दर्द नहीं हो रहा था, मगर यूचिंग तो बस उसे देखे ही जा रहा था। जिसपे विन कहती कि उसकी चोट ठीक होने के बाद ही वो लोग फिर से गेम खेलेंगे, जिस पर यूचिंग उसे 2 दिन बाद न्यू ईयर इवनिंग उसके साथ स्पेंड करने के लिए कहता है। जिसपे विन कहती है कि जरूर हम दोनों मिलकर पूरे दिन गेम्स खेलेंगे। जिसपे यूचिंग कहता है कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें पता भी कि तुम कितनी बड़ी गेम एडिक्टेड हो, उस दिन मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह ले जाऊंगा। जिसपे विन मान जाती है। इधर डॉक्टर जिन को चन की मॉम की भतीजी बहुत मैसेजेस भेज रही थी, मगर जिन ली की वजह से उसे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था, क्योंकि ली इन मैसेजेस की वजह से थोड़ी अपसेट लग रही थी। जो देखकर जिन तो उसे फ्रेंड लिस्ट से हटा देता है, मगर इसके बाद वो ली से 2 महीने बाद ही मिल सकता है। इस बारे में सोचकर वो तो अपसेट हो जाता है, क्योंकि ली को क्लियर अलाइनर्स जो लग गए थे, वही ली भी इसी वजह से अपसेट होती है। इधर हमारी माई के मैसेजेस का शंग तो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो फिर से अपसेट हो जाती है। वहीं ली ने भी डॉक्टर जिन को सुबह सुबह बहुत सारे मैसेजेस किए थे, जिसका उसे अभी तक रिप्लाई नहीं मिला था, इसीलिए वो भी थोड़ी परेशान होती है। तो वो इन दोनों को कल रात के इंसिडेंट के बारे में बताने लग जाती है। अब इससे तो ये दोनों उसकी मस्ती करने लग जाते हैं कि आजकल तुम दोनों कुछ ज्यादा ही साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं तुम दोनों में कुछ सीरियस चल तो नहीं रहा। जिसपे ली तो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये दोनों तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं और उसे डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या डॉक्टर जिन तुम्हें पसंद करते हैं। जिस पर ली कहती है कि पता नहीं, कभी कभी तो लगता है कि वो मुझे पसंद करता है, मगर कभी कभी लगता है कि डॉक्टर जिन मुझ जैसी सिंपल लड़की को कैसे पसंद करेंगे। फिर ये दोनों पूछते हैं कि उनका छोड़ो, तुम अपना बताओ, क्या तुम्हारे दिल में डॉक्टर जिन के लिए कोई फीलिंग्स है। मगर ली तो इस सवाल को अवॉइड करते हुए भागने ही लगी थी, मगर ये दोनों तो उसे रोक लेते हैं। दूसरी ओर हमारा यूचिंग तो न्यू ईयर्स ईव में विन से अपने प्यार का कन्फेशन करने वाला था, मगर इस काम में हेल्प करने के लिए उसे एक विंगमैन चाहिए था जो उसके सपोर्ट में खड़ा रहे। तो इसके लिए वो डॉक्टर जिन को अप्रोच करता है। इसमें जिन तो पहले कहता है कि उसे इन सब में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वो शायद ही उसकी कोई हेल्प कर पाए। तभी यूचिंग कह देता है कि आप अपने साथ ली को भी ला सकते हैं। इस पर जिन पूछता है कि इन सब में ली कहाँ से आ गई। इस पर यूचिंग कहता है कि सभी को पता है कि आप ली को पसंद करते हो, फिर न्यू ईयर ईव पर तो आप साथ में घूम ही सकते हो। जिस पर जिन तो मान जाता है कि उसे ली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तो वो इस बारे में ली को मैसेज करके पूछता है, मगर ली तो हर साल न्यू ईयर्स ईव अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ मनाती है, इसीलिए वो मना कर देती है, जिससे हमारा भाई तो थोड़ा अपसेट हो जाता है। पर फिर वो जब उइन और माई से पूछती है कि वो लोग न्यू ईयर्स ईव कैसे सेलिब्रेट करेंगे, जिस पर उइन तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी का बहाना करती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी यूचिंग को प्रॉमिस शो कर दिया था। वहीं माई को तो स्पेशल लाइव स्ट्रीम करनी थी। अब इससे ली तो डॉक्टर जिन को मना करके अफसोस करती है, पर कुछ देर बाद वो डॉक्टर जिन को सामने से मैसेज करके न्यू ईयर्स ईव साथ में स्पेंड करने का कहती है, जिससे जिन भी खुश हो जाता है। वहीं ली भी डॉक्टर जिन के बारे में सोचकर हैप्पी होती है। तो ये खुशखबरी डॉक्टर जिन यूचिंग को बताते हैं, जिसके बाद न्यू ईयर की शाम डॉक्टर जिन और ली यूचिंग के आने का इंतजार करते हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में सेल्फीज खींच रहे थे, तभी ली कैमरे में नोटिस करती है कि उनके पीछे ही उइन और यूचिंग खड़े हैं। अब उइन को यहाँ देखकर वो तो शॉक थी, इवन गुस्सा भी थी, क्योंकि उइन ने उसे इमरजेंसी के नाम पर झूठ जो कहा था। मगर यहाँ यूचिंग थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ली और उइन फ्रेंड्स हैं। मगर ली उइन को अभी नहीं बताती कि यूचिंग उसे कन्फेस करने वाला है, क्योंकि जिन ने उसे बताने से मना किया था। जिसके बाद चारों घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर ली और उइन को अलास्कन टॉयज पसंद आ जाते हैं, जिन्हें जीतने के लिए उन्हें आर्चरी कंपटीशन करना होगा। तो इसके लिए ये दोनों ली और यूचिंग को कहते हैं। अब उइन तो यूचिंग को फुल चेयर अप करती है। वहीं ली को पूरा भरोसा था कि डॉक्टर जिन ही ये मैच जीतेंगे, मगर दोनों में से किसी का भी निशाना नहीं लगता, इसलिए मैच तो ड्रॉ चल रहा था। तो आखिरी एरो बची थी, इसीलिए उन दोनों को ली और उइन रिप्लेस करते हैं, जिसमें उइन को 9 पॉइंट्स मिलते हैं और ली को 10 में 10, जिससे तो हमारे दोनों लड़के फुल सरप्राइज थे। फिर उन्हें मालूम चलता है कि ली और उइन दोंगू यूनिवर्सिटी में आर्चरी चैंपियंस रह चुकी है, जिससे तो ये लोग और सरप्राइज्ड होते हैं। तो दूसरी ओर माइक कर रही थी स्पेशल लाइव स्ट्रीम, जिसे शंग और देंग देख रहे थे, मगर बीच लाइव स्ट्रीम में शंग के पेट में दर्द होने लगता है, इसीलिए वो लाइव स्ट्रीम एंड कर देती है। मगर तभी शंग उसे कॉल करके उसके हालचाल के बारे में पूछता है और उसे उसकी लाइव लोकेशन भेजने के लिए कहता है, मगर शंग के पहले ही देंग उसके घर पहुंच जाता है और माई को हॉस्पिटल लेकर जाता है। इधर न्यू ईयर के लिए बस आखिरी कुछ मिनट्स बचे थे, तो ये चारों कैप्टन जैक स्पैरो की शिप में बैठ जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन बना हुआ बंदा कहता है कि जो भी काउंटडाउन खत्म होने के बाद जिसे पसंद करता है उसका नाम लेकर सबसे लाउड आई लाइक यू कहेगा, वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो ये चारों मस्त राइड में बैठ जाते हैं और काउंटडाउन खत्म होते ही जिन चिल्लाकर ली का नाम लेकर उसे आई लाइक यू कहता है, मगर तभी उससे भी ज्यादा जोर से चिल्लाकर यूचेंग उइन का नाम लेकर उसे आई लाइक यू कहता है, जिस वजह से यूचेंग के कन्फेशन के सामने जिन का कन्फेशन दब जाता है। वहीं इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि माई को अपेंडिक्स की सर्जरी करानी पड़ेगी, वरना फ्यूचर में उसे और परेशानी हो सकती है। अब डॉक्टर ने देंग को माई का बॉयफ्रेंड समझ लिया था, मगर दोनों ही इसे साफ साफ मना कर देते हैं। तभी वहाँ शेंग पहुंच जाता है, तो माई देंग को जाने के लिए कह देती है। तो शेंग आकर बताता है कि वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। अब यहाँ माई तो उससे अपने प्यार का कन्फेशन करती है, तो वहीं शेंग भी मान लेता है कि वो भी माई को पसंद करता है। अब वो ये बात उसे बताने से डरता था, क्योंकि वो बस एक छोटा मोटा जॉब करता है, जिस वजह से उसके पास ज्यादा
पैसे नहीं है, ना ही कोई कार है, ना ही अच्छा घर है। मगर माई को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस एक प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर चाहिए। फिर दोनों हार्ड वर्क करके पैसा, घर, गाड़ी सब कुछ खरीद सकते हैं। जो सब सुनकर शेंग तो उससे किस करता है। तभी देंग उन्हें देख लेता है तो वो माई से चिल्लाकर कहता है कि आखिर इसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है जो तुमने इसे किस करने दिया, ये भी बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। मगर शेंग कहता है कि मैं माई को लाइक करता हूँ और वो भी मुझे लाइक करती है, जिस पर माई भी उसे ये बात कहती है। जो सुन देंग तो वहाँ से अपसेट होकर चला जाता है। इधर ली तो जिन के कन्फेशन के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि उसने सुना था कि जिन ने उसका नाम लेकर कुछ तो चिल्लाकर कहा था, मगर उसे क्लियर सुनाई नहीं दिया था, इसीलिए वो खुद ही कुछ भी सोचने लग जाती है। मगर एट लास्ट वो अपने आप से कहती है कि अगर जिन उसे पसंद करता तो वो उसे डायरेक्टली आकर कह सकता है, तो इसीलिए वो सोचना बंद करके सो जाती है। फिर अगले दिन वो जिन के पास अपना च्यूइंग ट्यूब बदलने जाती है, तो जिन ने खास उसके लिए एक स्पेशल च्यूइंग ट्यूब मंगाया था, जिसे वो ली को ये बोल कर देता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ओर से फ्री गिफ्ट था, क्योंकि ली को पिछला वाला पसंद नहीं आया था, मगर ये वाला उसे काफी पसंद आता है। मगर उसे नर्स से पता चलता है कि ये वाली च्यूइंग ट्यूब तो उनके हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं की जाती। तो दूसरी नर्स कहती है कि डॉक्टर जिन थोड़ी ना ली के लिए उनके रेगुलर च्यूइंग ट्यूब देंगे, उन्होंने इसे खास ली के लिए मंगाया होगा। तो ली थोड़ा ब्लश करते हुए वहाँ से चली आती है। वही कार में बहुत देर तक इसके बारे में सोचने के बाद वो जिन से पूछती है इसके बारे में, मगर जिन तो उसे वही कहता है कि सच में ये कंपनी की तरफ से ही था। मगर ली तो समझ जाती है कि ये जरूर जिन ने उसके लिए खास मंगाया था। अब दोनों ली के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, मगर तभी सामने से ली की मॉम उन दोनों को गुस्से से देखकर घर के अंदर चली जाती है। तो ली भी जल्दी से घर चली जाती है, जहाँ पर ली की मॉम तो उसे डांट लगाती है होंग को रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि होंग ने अपने मॉम डैड से कह दिया था कि ली का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो मॉम पहले जिन के बारे में पूछती है, तो ली उन्हें बताती है कि डॉक्टर जिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो उन्हें ये भी बताती है कि वो गोंग को पसंद नहीं करती थी, तो वो इस बारे में गोंग से बात कर लेगी। मगर मॉम तो अभी भी उससे गुस्सा थी, क्योंकि गोंग के फादर थे उनके हस्बैंड के सुपीरियर। अब अगर इन दोनों का रिश्ता हो जाता तो उनके तीसरे हस्बैंड को परमानेंट पोस्ट मिल जाती। तो वो ली से कहती है कि क्या तुम कुछ भी डिसाइड करने से पहले अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोच सकती। जिस पर ली कहती है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मॉम और 3 फादर, आखिर आप और कितनों के लिए मेरा यूज करेंगी। जो सुन ली की मॉम उसे थप्पड़ मार देती है। देन उसे कहती कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, मुझ पे चाहे कुछ भी बीती हो, मगर मैंने तुम्हें कभी अपना बोझ नहीं समझा, पर तुम मेरे बारे में ये सोचती हो। ये क्या कर नाराज होकर चली जाती है। तो बाहर जिन अभी भी कार में था, जिसे मॉम एक गुस्से वाली लुक देकर चली जाती है। तो जिन ली के बारे में पूछने के लिए बाहर आता है, तभी वो उसके फेस पर चोट देखता है, क्योंकि अलाइनर्स की वजह से उसके लिप्स पर चोट आ गई थी। तो वो उसके लिए कुछ मेडिसिन लाने चला जाता है। फिर वापस आकर उसके गालों पर आइस पैक लगाता है और उसके चोट को डिसइंफेक्ट करता है। देन उससे पूछता है कि क्या उसकी वजह से ये सब हुआ, जिस पर ली अपने मन में कहती कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ। तो रात हो चुकी थी, इसीलिए जिन उसके लिए खाना लाने की बात करता है, मगर ली उसे लेकर बाहर खाना खाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, क्योंकि उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था अपनी मॉम से रूडली बात करने के लिए, जबकि उन्होंने तो बचपन से ही सब कुछ ली के लिए किया ताकि वो उसे बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड कर सके। तो क्या हुआ अगर उसे बचपन से मॉम की बहुत डांट मिली है और कभी कभार तो मार भी पड़ी है, मगर आज उसने अपने मॉम के साथ बहुत गलत किया। तो वो ये सब जिन को सुना रही होती है। तो अब जिन उसे अपने बारे में बताने लगता है कि उसके जन्म से पहले उसके डैड की मौत हो गई थी और उसके जन्म के बाद उसकी मॉम भी चल बसी थी, इसीलिए ली तो फिर भी लकी है कि उसे अपनी मॉम से मार खाने का मौका मिला। अब उसकी सैड स्टोरी सुनकर ली तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तो वो खुद ही रोते हुए उसे कंफर्ट करने लगती है। देन अपनी मॉम से कही हुई बातों के लिए उसे तो बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है, तो वो और ज्यादा पीने लग जाती है। देन वो जिन को अपने बारे में और भी बताने लग जाती है कि वो आज तक कभी रिलेशनशिप में नहीं रही। देन पूरी तरह टल्ली होने के बाद अपनी हरकतें शुरू कर देती है और जिन तो बस उसे प्यार से देखने ही लगता है। फिर ली तो बताने लग जाती है कि उसकी शादी में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसके फैमिली की तरफ से तो 3 फादर्स होंगे, जिससे सीन तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। फिर उसके कौन से डैड उसका हाथ दूल्हे के हाथों में पकड़ाएगा, मगर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आखिर उसका दूल्हा कौन होगा। जिस पे जिन कहता है कि पहला वाला प्रॉब्लम तो है, मगर दूल्हे का सोल्यूशन है। जिस पे ली पूछती है वो कैसे, तो जिन उसे बताने ही जा रहा था, मगर तभी एक बंदा उसका पेट लेकर आ जाता है, जो कि एक अलास्कन हस्की था, जिसे ली अपना वाला समझ लेती है, जिसे उसने आर्चरी कंपटीशन से जीता था। फिर उसके साथ खेलते खेलते वो तो बाहर ही चली जाती है। तो जिन उसके पीछे भागकर उसे रोकता है। तो अब काफी रात हो चुकी थी, मगर ली तो उसे अपनी कैफे ले जाती है, जहाँ पर वो तो उसके लिए बहुत सारी कॉफियाँ बनाकर लाती है। मगर जिन तो कॉफी नहीं पीता, मगर ली तो उसके लिए अलग अलग फ्लेवर के बनाई जा रही थी, मगर जिन तो फिर भी खाने से मना कर रहा था और उसे घर चलने के लिए कहता है। मगर ली तो उसे कॉफी बिना पिलाए जाने वाली नहीं थी, इसीलिए वो उसके ऊपर चढ़ जाती है उसे कॉफी पिलाने के लिए, मगर जिन तो मनाही करे जा रहा था। अब ली पे कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया था, इसीलिए उसे जिन में अपना अलास्कन हस्की दिख रहा था। तो वो उसे कहती कि अगर इसे नहीं पीना तो हम दोनों पियेंगे। ठीक है, अगर वो कप से एक चुस्की लेती है और अलास्कन हस्की समझकर जिन को कॉफी पिलाने के चक्कर में किस कर लेती है और जिन के गाल को पिंच करने लग जाती है। वहीं जिन तो फुल शॉक्ड था, तो ली जिन के कंधे पर ही सो जाती है। इधर विन दो काफी रात तक स्टील्थ मोड पर गेम खेल रही थी, मगर इसके बारे में भी यू चेंग को पता चल जाता है। तो वो उसे कॉल करके तुरंत गेम खेलना बंद करके सोने के लिए कहता है। मगर विन तो अपनी प्यारी प्यारी बातों से यू चेंग को भी गेम खेलने के लिए मना लेती है। वहीं इधर डॉक्टर जिन ली को सुला देते हैं और अगली सुबह उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक और ब्रेकफास्ट रेडी करके चले जाते हैं। तो ली के उठने के बाद
उसे सामने डॉक्टर जिन का लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें जिन ने उसे हैंगओवर ड्रिंक और ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा था, मगर उससे पहले जरूर से ब्रश करने के लिए कहा था। अब इससे ली तो बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर जिन अपने क्लिनिक पहुंचता है, मगर उसके दिमाग में तो बस कल रात की किसी याद आ रही थी। इवन उसे तो सारी लड़कियों में ली ही दिखाई दे रही थी जो उसे किस के लिए पूछ रही थी, जिससे जिन थोड़ा शाय और नर्वस होते हुए अपने केबिन चला जाता है। मगर उसे अपने पेशेंट में भी ली ही दिखाई दे रही थी जो उसे फिर से किस करने के लिए कहती है। तो जिन अपने आप को होश में लाता है। वहीं तो ली देखती कि उसके क्लियर अलाइनर्स तो गंदे हो गए थे। इधर डॉक्टर जिन तो अपने मोबाइल की ओर काफी देर से घूर रहा था क्योंकि ली ने अभी तक उसे कोई भी मैसेज नहीं किया था। तो वो सोचता है कि कल रात के बारे में क्या उसे कुछ भी याद नहीं होगा, इसीलिए हर मैसेज उसे ली का ही लगने लगता है। मगर नर्स तो उसे बहुत सारी रिपोर्ट्स भेज देती है, इस वजह से उसे काफी सारे नोटिफिकेशंस आ रहे थे, जिससे जिन तो परेशान हो जाता है। तो नर्स उससे पूछती कि क्या आपको किसी खास इंसान के मैसेज का इंतजार है, जिससे जिन तो नर्वस होने लगा था। तो नर्स समझ जाती है कि यही बात है। तो वो कहती है कि फिर तो आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए, वहाँ आपको वो खुद ही मिल जाएगी। तो जिन लाइब्रेरी के बाहर तो पहुंच जाता है, वहीं पे चक्कर काटने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कल रात के बारे में ली से कैसे बात करे। तभी उसे ऐसे चक्कर काटता हुआ श्या ऊपर से देख लेती है, तो वो ली को भी इसके बारे में बताती है। तो ऊपर से वो दोनों जिन को देखने लग जाते हैं। अब इन्हें भी समझ नहीं आता कि जिन आखिर करना क्या चाहता है। तो ली नीचे जाती है उससे बात करने के लिए कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। जिन तो नर्वस होकर कह देता है कि वो तो बस वॉक कर रहा था। ली मिल्क टी खरीदने जा रही थी, इसलिए जिन भी उसके साथ चल देता है, जो वो पीता तो नहीं था, मगर ली से बात करने के बहाने वो चला जाता है। तो बातों ही बातों में ली कल रात के बारे में पूछती है क्योंकि उसे ड्रंक होने की वजह से कुछ भी याद नहीं था, जिस पर जिन उसे डायरेक्टली तो कह नहीं पाता, लेकिन वो बताता है कि तुम कल रात मुझे अपने कैफे लेकर गई थी, जहाँ पर तुमने मेरे लिए बहुत सारी कॉफी बनाई, फिर तुमने मुझे पिलाने की कोशिश की, लेकिन ली को कुछ याद नहीं आता। तो वो अपने अलाइनर्स के बारे में बताती है, जिस पर जिन उसे अलाइनर साफ कराने के लिए कल उसके क्लिनिक आने के लिए कहता है। देन उसे कल रात के बारे में और थोड़ा हिंट देते हुए बताता है कि तुमने कल कॉफी पिया था, इसीलिए तुम्हारे अलाइनर्स गंदे हो गए थे। पर ली को फिर भी याद नहीं आता, लेकिन तभी उसे उस डॉग के बारे में याद आता है जिसे उसके हिसाब से वो कैफे लेकर आई थी, जहाँ उसने उस डॉग को किस किया था। अब ये सुनकर जिन तो उसे ये नहीं बताता कि उसने डॉग को नहीं बल्कि उसे किस किया था। इधर माई अपने रूम को ठीक कर रही थी क्योंकि आज शंग उससे मिलने के लिए आने वाला था। तो शंग उसके लिए फोन से ऑपरेटेड लाइट्स लेकर आ जाता है, जिससे माई तो बहुत खुश हो जाती है। उनका रोमांस चालू ही हुआ था कि शंग को ओवर टाइम वर्क करने की वजह से जाना पड़ता है, जिससे हमारी माई तो थोड़ी अपसेट हो जाती है। तो वहीं उइन देखती है कि यूचेंग तो उसके साथ गेम खेलने के बाद एक लड़की के साथ गेम खेल रहा था, और वो वही थी जो लड़की यूचेंग के पीछे पड़ी थी, और वो दोनों तो काफी देर से साथ में गेम खेल रहे थे, जो देखकर हमारी उइन तो जेलस फील करती है और यूचेंग से अपसेट होकर सोने की कोशिश करती है, मगर बार बार उसका ध्यान तो मोबाइल पर ही जा रहा था, इसलिए वो कुछ देर बाद उठ कर चेक करने लगी थी कि यूचेंग किसके साथ गेम खेल रहा है, और हर बार तो वो उसी के साथ ही गेम खेल रहा था, जिससे हमारी उइन तो अपसेट हो जाती है। और अगले दिन अपने दोस्तों से बस यूचेंग के बारे में ही बातें करी जा रही थी, जिससे वो दोनों तो उइन की मस्ती करने लग जाते हैं, मगर उइन तो उनके सामने मना करती है, कहती है कि हम दोनों में बहुत ही बड़ा एज गैप है, इसीलिए ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मगर वो खुद ही उस लड़की के प्रोफाइल को देखकर जेलस होने लगती है, क्योंकि वो तो यूचेंग के एज के ही थी, इसीलिए उइन को वो अपने से ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तभी वहाँ के पार्ट टाइमर्स बताते हैं कि कैफे से कुछ सामान गायब हो रहे हैं, जो सुन ये सभी तो कैफे के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लग जाते हैं। इसमें ली को तो बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि सीसीटीवी में तो उसकी और जिन की किस रिकॉर्ड हो गई थी, जिसे माई और उइन तो बार बार रिपीट मोड पर देखे ही जा रहे थे, और ली को तो सारे मिलकर चिढ़ाने ही लग जाते हैं, जिससे ली तो एम्बेरस होकर कंप्यूटर को ही ऑफ कर देती है। वहीं इधर क्लिनिक में तो डॉक्टर जिन ली के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इवन उसके चेकअप के लिए उसने सारे इक्विपमेंट्स को अच्छे से रेडी करके रखने के लिए भी कह देता है, मगर इधर ली के लिए तो डॉक्टर जिन से मिलना बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग होने वाला था। यही सोच कर वो तो पागल हुए जा रही थी और बहुत से बहाने सोचने लग जाती है कि उसे आज डॉक्टर जिन के पास नहीं जाना पड़े, पर वो इस बारे में मना करते हुए डॉक्टर जिन को कोई मैसेज भी नहीं कर पाती। तभी उसे शिया कॉल करके उसके पब्लिश होने वाले बुक के बारे में बताती है, जिसमें ली को एक बुक साइनिंग इवेंट अटेंड करना था, मगर वो तो काफी नर्वस होती है क्योंकि ये उसकी पहली किताब थी जो पब्लिश होने वाली थी, मगर शाह उसे चीयर अप करती है। तो वहीं उइन उसे याद दिलाती है कि आज तो उसका लाइब्रेरी में बहुत सारा काम है, इसलिए वो काम का बहाना करके डॉक्टर जिन को अवॉइड कर सकती है। तो ली ऐसा ही करने का डिसाइड करती है। दूसरी ओर शाम हो चुकी थी, मगर जिन तो अभी भी ली के आने का वेट कर रहा था। तभी नर्स उसे आकर बताती है कि ली ने उसे मैसेज किया और बताया कि वो आज नहीं आ सकती क्योंकि आज उसे लाइब्रेरी में बहुत काम है, जो सुन हमारा जिन तो थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो वहीं लाइब्रेरी में ली की एक फ्रेंड आती है जो बहुत सारे बुक्स डोनेट कर रही थी, तो वो आकर ली को इनडायरेक्टली नीचा दिखा रही थी, उसकी जॉब को लेकर, उसके कम सैलरी को लेकर, इवन उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है इस बात पर भी वो उसे इनडायरेक्टली ताना मार रही थी, और अपने रिच फियांसे महंगे महंगे गिफ्ट और डायमंड रिंग दिखाकर शो ऑफ कर रही थी। मगर शाह तो इन सबसे बहुत ही गुस्सा हो जाती है, तो वो उसके सोशल मीडिया पेज से कुछ पुराने फोटोज निकालती है, जिन्हें देखकर वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात करने लग जाती है, जिससे वो लड़की तो चिढ़ने लग जाती है। जिन भी वहाँ पर आ चुका था, मगर वो बाहर ही रुक जाता है, तो ली की फ्रेंड उसकी बुराई करने लग जाती है। ये सब सुनकर जिन अंदर आ जाता है, तो शाह डॉक्टर जिन को ली का बॉयफ्रेंड बता देती है। तो जिन को देखकर ली की फ्रेंड तो उसे देखते ही रह गई थी, तो वो जिन से अपना इंट्रो करती है, हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। जिन भी अपने आप को ली का बॉयफ्रेंड बताता है, मगर उससे हैंडशेक नहीं करता। तो शाह डॉक्टर जिन की काफी तारीफ करने लग जाती है, और जिन भी उसे अपने डॉक्टरी का ज्ञान
जान झाड़ के भगा देता है। तो वहीं ली जिन के आने की वजह से काफी खुश होती है। देन तीनों लाइब्रेरी बंद करके बाहर आते हैं तो शिया अपने हस्बैंड के साथ घर चली जाती है। तो बचते हैं बस ये दोनों। तो जिन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, मगर ली तो कुछ भी नहीं बोलती, उल्टा वो तो जिन के लिप्स को ही देखते ही रह जाती है। जिन्हें देख उसे अपनी किस के बारे में याद आता है। तो जिन उसका नाम बार बार लेकर उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर लाता है। तो ली उसे नर्वसली कहती कि उसे लाइब्रेरी में बहुत सारा काम था, इसलिए वो उसे बताना भूल गई। इसके बाद दोनों चलते चलते काम के बारे में बात करने लगते हैं। तो ली उसे अपने लाइब्रेरियन जॉब के बारे में बताती है, क्योंकि उसे बुक्स पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो लाइब्रेरियन बनी और यही उसका ड्रीम जॉब था। तो जिन भी उसे बताता है कि वो तो असल में एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता था, मगर उसके ग्रैंडमा ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे जिन की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। मगर जिन सबसे छुप कर मांगा पढ़ा करता था। तो जिन ली से कहता है कि हमें वही करना चाहिए जो हमें पसंद है, इसीलिए वो ली के काम में उसे हमेशा सपोर्ट करेगा। इधर यूचेंग परेशान था क्योंकि विन ने उसे काफी टाइम से बात नहीं किया था, ना ही उसके साथ गेम खेलने के लिए ऑनलाइन आई। तभी उसका फ्रेंड आकर उसे उनकी बैटल विजिटिंग हिस्ट्री देखने के लिए कहता है, जिससे यूचेंग को पता चलता है कि विन तो उसका मैच देखने के लिए आई थी, जिससे वो हैप्पी तो होता है पर कहता है फिर वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। इस पे उसका फ्रेंड से कहता है कि अगर तू किसी और लड़की के साथ गेम खेलेगा तो वो तुझसे नाराज तो होगी, क्योंकि वो जेलस है। अब यूचेंग को समझ नहीं आता कि मैंने कब किसी लड़की के साथ खेला, क्योंकि वो तो उसके फ्रेंड के साथ ही खेल रहा था। जिस पे उसका फ्रेंड बताता है कि उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में उस लड़की की फोटो लगाई थी जो यूचेंग के पीछे पड़ी थी। अब इससे तो हमारा भाई शॉक्ड हो जाता है। तो वो विन को ये सब कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा था, मगर उसका फ्रेंड उसे गेम खेलने के लिए रोक लेता है। इधर विन के डैड की सर्जरी होती है, जिसे डॉक्टर जियांग ने किया था, जो कि खुद विन में इंटरेस्टेड थे। तो वो विन को उनके फर्स्ट मुलाकात से लेकर आज तक वो दोनों जितनी बार भी मिले हैं उन सब के बारे में डिटेल में बताते हुए विन को डिनर के लिए पूछते हैं। तो विन इस बारे में सोचकर बताएगी कहती है। तो डॉक्टर जिन ने अपने पैसे से ऑर्फनेज के एक बच्चे का सर्जरी कराया था। इस बारे में ली को पता चलने पर वो तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। वहीं इधर माई और शंग मूवी देखने के लिए आए थे, और तभी माई को किसी लड़की का मैसेज आता है जो कहती है कि शंग उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो दूसरे के बॉयफ्रेंड को चोरी करना छोड़ दे। मगर माई इसे सीरियस नहीं लेती। तभी शंग को एक कॉल आता है, जिससे बात करने के लिए वो वॉशरूम जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि माई को मैसेज करने वाली शंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो शंग से ब्रेकअप नहीं करना चाहती है। तो वो अभी शंग को मिलने आने के लिए कहती है, वरना वो वेबो पे लाइव आकर माई को डिफेम कर देगी अपने और शंग के फोटोज दिखाकर, जहाँ वो बताएगी कि माई ने उसके बॉयफ्रेंड को चुरा लिया। कहकर वो कॉल काट देती है। तो शंग जाकर माई को सब कुछ बता देता है, जिससे हमें पता चलता है कि शंग उस लड़की से 10 साल से डेट कर रहा था, मगर माई से मिलने के बाद उसका प्यार भी बदल गया, इसलिए वो उससे ब्रेकअप करना चाहता था, मगर वो लड़की अब इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। अब इससे तो माई बहुत सैड होती है, क्योंकि शंग ने उसे झूठ कहा, इवन वो तो उसे चीट भी कर रहा था, इसीलिए एक और बार मैडम का दिल टूट जाता है। तो वो इस बार में अपने सारे फ्रेंड्स को जाकर बताती है। तो सभी शंग पर बहुत ही गुस्सा होते हैं, स्पेशली देंग तो बहुत ही ज्यादा, मगर वो उसका मूड ठीक करने के लिए उन तीनों को क्लब ले जाता है, जहाँ पर चारों जमकर डांस करते हैं, स्पेशली माई और देंग तो कुछ ज्यादा ही। तो विन और ली वीडियो बनाकर स्टेटस अपलोड करती है, जिन्हें तो डॉक्टर जिन और यूचेंग देख लेता है। तो वो दोनों जल्दी से निकल जाते हैं क्लब की ओर। डॉक्टर जिन और यूचेंग पहुंच जाते हैं क्लब, लेकिन क्लब में एंट्री करने के लिए उन्हें काफी लंबे लाइन में लगना पड़ता है। वहीं क्लब के अंदर ये चारों तो फुल माहौल बना देते हैं पोकेमॉन का सॉन्ग प्ले करके, जहाँ सारे जमकर डांस करते हैं। तो इधर डॉक्टर जिन और यूचेंग को फाइनली एंट्री मिल जाती है। यूचेंग को विन तो मिल जाती है, जहाँ पर वो इन दोनों से यहाँ आने का रीजन पूछती है, जिसपे डॉक्टर जिन बहाना मार देते हैं कि ये लोग भी क्लबिंग करने आए हैं। ये कहकर वो ली को ढूंढने के लिए चला जाता है। तो यूचेंग विन के साथ मजाक मस्ती करने लग जाता है, मगर विन वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि यूचेंग अभी बहुत नादान है, इसलिए शायद उन दोनों की रिलेशनशिप में आना सही नहीं होगा। वहीं विन को उसके एक कलीग ने भी कहा था कि उस यूचेंग से ज्यादा सुटेबल उसके लिए डॉक्टर जियांग होगा। तो विन टैक्सी पकड़कर घर चली जाती है। वहीं यूचेंग को समझ नहीं आता कि आखिर उससे हो क्या गया। इधर डॉक्टर जिन को ली मिल जाती है, तो वो दोनों देंग और माई को बाय कहकर चले जाते हैं, और वो दोनों तो अभी भी डांस करने में ही लगे हुए थे। तो जाते हुए डॉक्टर जिन और ली काफी सारी बातें करते हैं। दूसरी ओर देंग माई के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाता, और माई का मूड ठीक करने लग जाता है। अगले दिन यूचेंग डॉक्टर जिन को एडवाइस करता है कि अगर उन्हें ली को कन्फेस करना है तो अच्छी तरह से प्लानिंग कर ले, वरना उन्हें भी उसकी तरह रिजेक्शन मिलेगी। तो डॉक्टर जिन ली का दिल जीतने की फुल तैयारी करने लग जाते हैं। अब ली गई हुई थी अपनी फर्स्ट बुक साइनिंग इवेंट अटेंड करने, जहाँ पर लोगों के सामने जाने से तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। तो डॉक्टर जिन उसे चेयरअप करते हैं और 20 योगा स्क्वाट मारने के लिए कहते हैं, जो कि काफी फनी होता है। मगर ली हिम्मत करके पब्लिक के सामने जाती है, जहाँ पर पब्लिक तो उसे सवालों के ढेर लगा देते हैं। वही पब्लिक तो उसे इस बारे में भी पूछने लग जाते हैं कि कहीं उसकी बुक की लव स्टोरी सच में उसी की लव स्टोरी तो नहीं है। तो पब्लिक तो उस लड़के के बारे में भी पूछने लग जाते हैं, इवन उसकी बुक में जिस तरह से उनकी शादी हुई उसी तरह से रियल लाइफ में भी उनकी शादी हो चुकी है, या फिर वो उस लड़के से शादी करने वाली है, इस बारे में सवाल करने लग जाते हैं, जिससे हमारी ली तो फुल नर्वस हो गई थी। वहीं इधर विन तो यूचेंग को फुल इग्नोर मार रही थी, इवन उसके साथ गेम भी नहीं खेल रही थी। यूचेंग के बार बार गेम में इनवाइट आने से वो परेशान होकर गेम को ही अनस्टॉल कर देती है। वहीं डॉक्टर जियांग उसे कॉल करके बताते हैं कि वो उसके घर के नीचे है, जो सुन विन तो शॉक्ड होती है और उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला उसके घर के बारे में। इस पर डॉक्टर जियांग बताते हैं कि उसकी मॉम ने बताया, जिससे तो हमें यही लगता है कि डॉक्टर जियांग विन को लेकर फुल सीरियस है। मगर इधर हमारा यूचेंग तो बहुत सैड होता है, क्योंकि विन उसके कॉल रिसीव नहीं कर रही है, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है, इवन उसके साथ गेम भी नहीं खेल रही है। इधर विन तो अपनी फ्रेंड शाह के साथ फुल एंजॉय करती है और बहुत सारी फोटोज क्लिक करके
डॉक्टर जिन को भेजती है। फिर वो लोग खाना खाने जाते हैं तो खाने का भी अपडेट वो डॉक्टर जिन को देती है। इसी तरह दोनों की चैटिंग चलती रहती है। जिसके बाद ली और शिया अपने होटल रूम में भूत की फिल्म देख रहे थे, जो देखकर दोनों तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। शिया तो डर के मारे उस रूम को छोड़कर दूसरे रूम में चली जाती है, पर ली को ये फिल्म पूरी देखनी थी और अकेले देखने की हिम्मत उससे नहीं हो रही थी। तो वो डॉक्टर जिन को इस बारे में बताती है, तो डॉक्टर जिन उसके साथ कॉल में रहकर पूरी फिल्म देखकर खत्म करते हैं। इवन कॉल में रहते हुए ही दोनों सो जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर जिन ली से मिलने के लिए लाइब्रेरी पहुंचते हैं, लेकिन शिया से पता चलता है कि वो तो अभी तक बुक साइनिंग इवेंट से वापस ही नहीं आई है। तो जिन ली की उस बुक को खरीद कर पढ़ने लग जाता है, जो कि सच में ली की ही लाइफ की कहानी थी, जिसमें उसने बचपन से लेकर अपने फैमिली में क्या क्या उसे फेस करना पड़ा, लाइक मॉम डैड के हर वक्त झगड़े, जिस चक्कर में वो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी। मगर उसी वक्त उसकी लाइफ में हुई एक लड़के की एंट्री, जिसका नाम था शाओ, जो उसकी मॉम की एक रिलेटिव का बेटा था। तो उसने ली की पढ़ाई में बहुत हेल्प की। घर के हालात चाहे कैसे भी हो, उसने हमेशा ली को मोटिवेट किया और कहा कि अगर वो ऐसे ही मेहनत करती रही तो वो भी उसी की तरह दोंगी यूनिवर्सिटी में आ सकती है। तो ली ने भी उससे प्रॉमिस किया कि वो दोंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बहुत ही मेहनत करेगी। अब कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, ली अपने एडिटर के साथ वापस आ चुकी थी। वो लोग एयरपोर्ट से निकले ही थे कि तभी जिन ली को मैसेज करके बताता है कि वो एयरपोर्ट में आ गया है उसे पिकअप करने। अब ये देखकर ली तो चुपने लग जाती है, क्योंकि उसने 4 दिन से अपने हेयर वॉश नहीं किए थे। तभी उसे जिन का कॉल भी आ जाता है, तो वो उसे बहाना मार देती है कि वो अभी तक वापस नहीं आई है। मगर ली उसे ढूंढ लेता है और उसका झूठ पकड़ा जाता है। तो दोनों वापस आए रहते कि जिन उसके सर को देखकर कहता है कि तुम्हारा सर मुझे बहुत ही ऑयली लग रहा है। ये सुनकर ली थोड़ा एम्बेरस होकर भाग जाती है। देन कार से वापस आते हुए जिन ली से उसके डैड के बारे में पूछता है, जिस पर ली बताती है कि उसके डैड घर पर बस बैठे ही रहते थे और कुछ काम धंधा नहीं करते थे। इसी वजह से मॉम के साथ उनका झगड़ा होता था एंड फाइनली मॉम ने उनसे डिवोर्स ले लिया। मगर इसके बाद उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली, पर वो अभी भी नहीं बदले, वैसे ही कुछ भी काम नहीं करते। अगले दिन विन और माई ली को बताते हैं कि उसका वही बुक वाला दोस्त शाओ वापस आ रहा है, जो सुन ली तो खुश होने के साथ साथ शॉक्ड भी होती है। तो दूसरी ओर शाओ डॉक्टर जिन से मिलने पहुंच चुका था, क्योंकि वो दोनों पिछले 8 साल से दोस्त हैं। इधर ली के लिए तो परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर शाओ या फिर डॉक्टर जिन ने उसकी वो बुक पढ़ ली तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि ली ने तो उस कहानी में शाओ और अपने कैरेक्टर की शादी भी करा दी थी। अब विन और माई तो फुल इसकी मस्ती करने लग जाते हैं। इधर जिन और शाओ डिनर करने आते हैं, जहाँ पर शाओ जिन को बताता है कि वो यहाँ पर किसी लड़की को पसंद करता है। इतने सालों बाद उसे मिलने के लिए वो उसे डिनर पे ले जाएगा और वो जिन को इस मामले में उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। दूसरी ओर देंग का ताजा ब्रेकअप हुआ था। इवन उसके गर्लफ्रेंड ने तो उसके फेस को नोच भी डाला था। तो देंग माई को रिलेशनशिप को लेकर गहरी बातें बताने लग जाता है। उसी बीच देंग अपना भी प्रमोशन कर लेता है, क्योंकि उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो माई को लाइक करता है, मगर वो उसे डायरेक्टली बता नहीं पाता। दूसरी ओर विन एक पेशेंट की जान ना बचा पाने पर बहुत ही अपसेट होती है। यू चेंग उसके लिए खाना लेकर पहुंच जाता है और उसे जरब करता है, मगर विन तो उसे दोबारा यहाँ आने के लिए साफ मना कर देती है और उसे क्लियरली बता देती है कि उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी बहुत ही यंग है। तो उसे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, ना ही उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। और वो भी अपने एज के हिसाब से अपने मॉम डैड का ख्याल रखेगी, अपना काम करेगी, इवन शादी भी करेगी। इस पर यूचेंग कहता है कि वो भले ही यंग हो पर वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए विन जब भी चाहेगी वो उससे शादी कर सकता है। जिस पर विन उसे अपनी बचकानी बातें बंद करने के लिए कहती है, बताती है कि वो अभी लीगली मैरिज के एज का भी नहीं हुआ है, ना ही उसे अपने बारे में कुछ पता है कि वो यहाँ रहेगा या फिर मलेशिया चला जाएगा। स्टार्टिंग से ही उन दोनों में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें अपनी अपनी लाइफ में वापस चले जाना चाहिए, यही दोनों के लिए सही रहेगा। इस पर यूचेंग उसे थोड़ा टाइम मांगता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा एंड प्रूफ करके दिखाएगा कि वो उसके काबिल है। तभी डॉक्टर जियांग वहाँ पहुँच जाते हैं और इनको बताते हैं कि उसकी मॉम उसे बुला रही है, तो वो वहाँ से चली जाती है। तो डॉक्टर जियांग भी यूचेंग को वही सारी भाषण देता है कि वो अभी बहुत ही इमेच्योर है, जिससे विन जैसी मैच्योर लड़की कभी पसंद नहीं करेगी, इसलिए उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कहकर डॉक्टर जियांग चला जाता है। इधर ली शाओ के बारे में सोच रही होती है कि उसने किस तरह उसके मॉम डैड और उनके फैमिलीज के झगड़े के बीच ली का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर गया था। तभी उसे शाओ सैटरडे को डिनर पे इनवाइट करता है, जिसके लिए ली मान जाती है। ठीक उसी के बाद डॉक्टर जिन भी उसे सैटरडे को डिनर पे इनवाइट करता है, जिस पर ली उसे बहाना कर देती कि वो अपने किसी रिलेटिव से मिलने जा रही है, जिससे जिन को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। फिर वो ली की बुक पढ़ने बैठ जाता है, जहाँ पर उसकी कहानी पढ़कर वो समझ तो जाता है कि इस बुक की कहानी ली के लाइफ पर बेस्ड है। फिर क्या इस कहानी का शाओ सच में एग्जिस्ट करता होगा? तो वो इसी बारे में सोच रहा था, तभी शाओ से मैसेज करके बताता है कि वो इस सैटरडे उस लड़की के साथ डिनर पे जाने वाला है। इधर यूचिंग तो विन की बातों को याद करता हुआ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। जहाँ उसे कॉलेज की एक फ्रेंड देख लेती है, तो वो डॉक्टर जिन को कॉल करके बुलाती है। तो जिन उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ यूचिंग तो बस विन की यादों में रोया ही जा रहा था। तो जिन उसे चेयरअप करता हुआ कहता है कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो उसे हार नहीं माननी चाहिए, कभी ना कभी विन उसकी फीलिंग्स को समझ जाएगी। वहीं इधर विन अपने फ्रेंड्स को यूचिंग से कही हुई बातों के बारे में बताने लगती है, जिस पर माई तो उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि सही किया, तुम्हारे लिए यूचिंग से ज्यादा सुटेबल तो डॉक्टर जियांग है। वो मैच्योर है, सक्सेसफुल है और फाइनेंशियली भी स्टेबल है। लेकिन विन को तो उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो दोनों उससे पूछते कि फिर वो किसे चूज करेगी, जिस पर विन कहती कि उन दोनों को छोड़कर दुनिया में और भी बहुत सारे लड़के हैं, तो उसे अपने लिए कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो डॉक्टर जिन ली की बुक पढ़ने लग जाता है, जहाँ वो शाओ और ली की बॉन्डिंग के बारे में सोचने लग जाता है। वहीं अगली सुबह जिन की तो हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे सोफे पर
सोना जो पड़ा था। तो सुबह सुबह यूजिंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वहीं तो डॉक्टर जियांग तो विन के डैड की बड़ी केयर कर रहा था। जो देखो विन की मॉम तो उससे इम्प्रेस ही हो गई थी। तो वो विन को डॉक्टर जियांग के साथ बात करने के लिए कहती है। इसे शाओ तो ली से मिलने के लिए कैरल्स कैफे पहुंच जाता है। तो उसे यहाँ देखकर ली तो बहुत खुश होती है क्योंकि वो शाओ से बहुत साल बाद मिली। तो शाओ से एक बहुत ही सुंदर जगह पर लंच के लिए ले जाता है, जहाँ वो उसे यूएस में अपने बेस्ट फ्रेंड और हाउसमेट के बारे में बताता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर जिन था। तो शाओ ने उसे भी यहाँ बुलाया था। अब जिन और ली एक दूसरे को देखकर तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि जिन को भी समझ में आ जाता है कि ली ने अपनी कहानी में जिस लड़के के बारे में लिखा था वो तो उसी का बेस्ट फ्रेंड शाओ निकला। वहीं द ली शॉक्ड थी क्योंकि उसे 8 साल पहले का एक इंसिडेंट याद आया था, जिसके बारे में हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो शाओ ली को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। वहीं उन दोनों को इस तरह प्यार से बातें करता हुआ देखकर जिन तो बड़ा जेलस हो रहा था, इसलिए वो तो अकेले ड्रिंक करने लग जाता है। वहीं तो देंग ली को कॉल करके स्कीइंग करने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि उसके साथ उइन और माई भी जाने वाली थी। तो ली इन दोनों से भी पूछ लेती है स्कीइंग करने आने के लिए, जिसके लिए शाओ तो तुरंत मान जाता है। उसे देखकर जिन भी आने के लिए हाँ कर देता है। घर आकर ली अपने लव लेटर के बारे में उसकी बुक में पढ़ने लग जाती है, जो कि उसने शाओ को भेजा था, मगर शाओ को वो लव लेटर कभी नहीं मिला। वहीं तो जिन भी बुक पढ़ते पढ़ते वहाँ तक पहुँच चुका था, जिसे पढ़ के उसे याद आता है कि 8 साल पहले उसने जो लव लेटर रिसीव किया था वो ली ने शाओ के लिए लिखा था। तो एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जिन और शाओ जिस घर में हाउसमेट थे उस एड्रेस पर वो लव लेटर आया था, मगर बर्फ पड़ने की वजह से रिसीवर का नाम मिट गया था। तो लेटर को जिन ने रिसीव किया था। अब वो लेटर किसके लिए आया था ये देखने के लिए वो लेटर खोलता है और उसे पढ़ भी लेता है, जिसमें ली ने शाओ के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस किया था। अब लेटर में ली ने अपना इंग्लिश नेम कैरल लिखा था। तब जिन ने लेटर पढ़ लिया था, इसीलिए वो एक बार कंफर्म करने के लिए सेंडर्स नंबर पे कॉल लगाता है। तब ली ने कॉल पिक किया था। तो जिन ने सबसे पहले उसे सॉरी कहा लेटर पढ़ने के लिए, फिर उसे बताया कि वो शाओ का हाउसमेट है पर वो अभी रूम में नहीं था, इसीलिए उसे चेक करने के लिए लेटर पढ़ना पड़ा क्योंकि स्नो की वजह से रिसीवर का नाम मिट गया था। बट वो ली से प्रॉमिस करता है कि उसके आने के बाद वो उसे सब कुछ बता देगा और शाओ को ये लेटर हैंड ओवर कर देगा। मगर तब ली थोड़ी एम्बेरस हो गई थी, इसीलिए उसने जिन को लेटर को जला देने के लिए कहा और उसे ये बात शाओ को बताने से भी मना किया। तो कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, ली इस बारे में सोचकर परेशान थी कि जिन उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। अगर उसे पता था कि ली 16 साल की एज से शाओ को पसंद करती थी, फिर उसने ली से इस बारे में क्यों नहीं पूछा, या फिर जिन उससे अभी भी इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहा। ये सब सोचकर वो तो परेशानी हो ही जा रही थी। तो दूसरी और अगले दिन जिन को पता चलता है कि उनके डिपार्टमेंट से कुछ डॉक्टर्स को फॉरेन भेजा जाएगा, वो भी 6 महीने के लिए। तो उसके सीनियर डॉक्टर उसे इस बारे में सोचने के लिए कहते हैं। तो जिन इस बारे में सोचकर और ली के बारे में सोचकर जा ही रहा था कि तभी उसे ली रास्ते के दूसरी और साइकिल से जाते हुए दिखती है। तो वो उसे फॉलो करने लगता है, मगर उसके दिमाग में तो बस ली का लिखा हुआ लव लेटर ही घूम रहा था। तो इस बारे में सोचकर वो थोड़ा अपसेट भी होता है। तो वो कार से निकलकर उसके पीछे जाने लगता है, मगर ली तब तक उससे काफी दूर निकल चुकी थी। वहीं जिन इधर इस बारे में सोचकर सैड होता है कि फिर क्या ली सच में शाओ के आने का वेट कर रही थी और वो क्या अभी भी शाओ से ही प्यार करती है। तो इसी की शुरुआत में हमें ओवेन को दिखाया जाता है, जो अपने कलीग के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी वहाँ डॉक्टर जियांग आते हैं और उसके कलीग को भगा देते हैं। आज ओवेन का बर्थडे था, इसीलिए डॉक्टर जियांग उसे डिनर पे बाहर ले जाना चाहते थे, मगर ओवेन अपने फ्रेंड्स के साथ मनाएगी क्या कर मना कर देती है। फिर उससे पूछती है कि उसने कल यूचेंग से क्या कहा, इस पर डॉक्टर जियांग बताते हैं कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था ना, इसलिए मैंने उसे थोड़ा मजा चखाया और उसकी औकात दिखा दी, इसलिए अब से वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब ये सुनकर ओवेन तो उससे गुस्सा हो जाती है। तो वो डॉक्टर जियांग को लेक्चर सुनाकर चली आती है। तो उसे अपने केबिन में रखा हुआ एक गिफ्ट मिलता है, जो देख उसे और उसकी कलीग को पहले तो लगा कि ये डॉक्टर जियांग ने उसके लिए भेजा है, मगर ये तो यूचेंग की तरफ से उसके लिए बर्थडे गिफ्ट था, जो कि एक बहुत ही महंगा ब्रांडेड बैग था, जिसे देखकर ओवेन तो बहुत खुश हो जाती है। इधर यूचेंग को बास्केटबॉल खेलते हुए चोट लग गई थी कि तभी उसके सामने ओवेन चली आती है, जो उसके गालों पर रखने के लिए एक ठंडी पानी की बोतल देती है। फिर उसे इतना महंगा बैग खरीदने के लिए बहुत डांटती है, उसे रिटर्न करने के लिए कहती है, मगर यूचेंग कहता है कि उसने तो रिसिप्ट फेंक दी, इसलिए वो वापस नहीं कर सकता। देन वो ओवेन को उसके पूछे हुए सारे सवालों के जवाब दे देता है कि वो भले ही अभी एक स्टूडेंट है, मगर वो बहुत मेहनत करेगा और वो ओवेन के लिए हर वो चीज ला कर देगा जो एक मैच्योर आदमी उसके लिए ला सकता है। और वैसे भी उसने ये गिफ्ट उसे अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीद कर दिया है, ना कि अपनी फैमिली से लेकर। इस पर ओवेन उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, क्योंकि अभी उसकी उम्र यूनिवर्सिटी डेज को एंजॉय करने का है, लाइक अपनी उम्र के फ्रेंड्स बनाना या फिर गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, जिससे कि उन्हें अभी किसी भी चीज की फिक्र ना हो। इस पर यूचेंग कहता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो तुम हो, इसलिए मुझे और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुमने कहा था कि मेरी शादी के लिए लीगल एज नहीं हुई है, पर हम मलेशिया जाकर शादी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ 18 ईयर के बाद से ही शादी की जा सकती है। भले ही मैं अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, मगर ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और तुम्हारी काबिल एक सक्सेसफुल पर्सन बन के दिखाऊंगा। स्पेशली उस डॉक्टर जियांग से तो अच्छा ही होगा। जो सुन ओवेन तो हंसते हुए उसके सर पे फिर से टपली मारती है और बताती है कि मुझे भी वैसे वो कुछ खास पसंद नहीं है। जो सुन यूचेंग तो बड़ा खुश होता है और कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जिसके बाद सारे पहुंच जाते हैं स्कीइंग रिसोर्ट, जहाँ पर ली का बैग उठाने के लिए डॉक्टर जिन और शाओ के बीच फिर से टक्कर हो जाती है। ये देख ली तो खुद ही अपना बैग लेकर चली जाती है। वहीं देंग और माई भी पहले की तरह नहीं लड़ रहे थे। देन रूम सिलेक्शन की बारी आती है, जिसमें सारी गर्ल्स एक रूम में, जिन और यूचेंग दूसरे, देन शाओ और देंग तीसरे में। जिसके बाद सारे खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो शाओ ली के लिए उसका फेवरेट स्पाइसी खाना दे रहा था, मगर
मगर डॉक्टर जिन तो उसे खाने से मना ही कर देता है। पर शाओ भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो तो ली को अपने हाथ से खाना देने चाह रहा था, मगर जिन तो खाने का राउंड टेबल ही घुमा देता है, जिससे शाओ और जिन का तो राउंड टेबल घुमाने का कंपटीशन ही शुरू हो जाता है, जिससे तो अब किसी को भी खाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब इन सबसे ली को डॉक्टर जिन की बात ही माननी पड़ती है। देन सारे मिलकर विन को बर्थडे विश करते हैं। वहीं यूचेंग तो लगा हुआ था विन से अपने प्यार का इजहार करने और बार बार उसे बर्थडे भी विश कर रहा था, जिससे अब विन को बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो अब खाना खाने के बाद सभी स्कीइंग करने जाने वाले थे, मगर विन को तो अभी खेलना था गेम, इसलिए वो नहीं जाने का डिसाइड करती है। तो उसके पीछे यूचेंग भी रुक जाता है। तो ली तो अब उन दोनों की फुल मस्ती करने लग जाती है कि आखिर दोनों का क्या इरादा है। वहीं उसकी नजर पड़ती है तेंग और माई पर, जो एक दूसरे से हमेशा की तरह ना झगड़ कर उल्टा अच्छे से बातें कर रहे थे, जिससे उसे भी डाउट होता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। पूछने पर दोनों तो मना ही कर देते हैं। तो इसके बाद बाकी सब लोग पहुंच जाते हैं स्कीइंग करने, जहाँ पर शाओ अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है। तो जिन और ली उसे काफी होश में लाने की कोशिश करते हैं, मगर शाओ को तो होश ही नहीं आता, जिससे ली तो बहुत डर जाती है, इवन रोने भी लग जाती है। मगर कुछ देर में शाओ हंसते हुए उठता है, कहता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो बस ली की मस्ती करने के लिए नाटक कर रहा था, क्योंकि ली बचपन में भी छोटी छोटी बातों से डर कर ऐसे ही रोने लग जाती थी। अब ली तो रोना बंद ही नहीं कर रही थी। तो शाओ उसका हाथ पकड़कर उसे रोने से मना करता है, उसे सॉरी कहता है। जो देख जिनको फिर से जेलसी होती है, तो वो भाग कर आता है, शाओ का हाथ पकड़ लेता है, उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो। देन फिर से वो लोग स्कीइंग करने लग जाते हैं। वहीं इधर यू चेंग विन के रूम में आता है, उसे चेक करने के लिए वो क्या कर रही है, मगर वो तो गेम खेल रही होती है। अब यू चेंग तो विन के रूम में आकर बड़ा ही शर्मा रहा था और शांति से बच्चे की तरह बैठा हुआ था, जिससे देख विन कहती कि आज वो ऐसे शांत क्यों बैठा हुआ है। इस पे यू चेंग शर्माते हुए कहता है कि मैं पहली बार किसी लड़की के रूम में आया हूँ, मेरी सिस्टर के रूम को छोड़कर। इस पे विन कहती कि फिर तो मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह ही ट्रीट करो। जो सुन यू चेंग कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर मैं तो तुमसे शादी करने वाला हूँ। जो सुन विन तो ब्लश करने लगती है, जिसके बाद वो यू चेंग को एक मोबाइल फोन गिफ्ट करती है, क्योंकि उसका फोन टूट गया था, और एक बैंक कार्ड में कुछ पैसे भी देती है, जो उस बैग को वापस करने से उसे मिला था। तो यू चेंग उससे पूछता है कि उसने बैग वापस कैसे किया। रिसिप्ट तो उसने फेंक दिया था, जिस पे विन बताती है कि यूनिवर्सिटी के पास वाले चैनल बुटीक से ही उसने खरीदा था, इसीलिए उसके परचेस रिकॉर्ड से उसने बैग को वापस कर दिया, जिसके कुछ पैसों से उसने उसके लिए एक फोन खरीदा और बाकी पैसे उसने बैंक कार्ड में जमा कर दिए। मगर यू चेंग तो उसे लेने से मना कर देता है, कहता है कि मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए वो लेकर आया था, तो अब मैं इस फोन को वापस कर दूंगा और तुम्हारे लिए वो बैग वापस ले आऊंगा। इस पे विन कहती कि मुझे दूसरी लड़कियों की तरफ ब्रांडेड चीजें पसंद नहीं है, मुझे तो गेम में लेवल अप करना पसंद है, और वैसे भी मैंने फोन को ऑनलाइन ऑर्डर किया था, इसीलिए तुम इसे वापस नहीं कर सकते। इधर माई स्विमिंग पूल के पास बिकिनी में बैठी हुई थी, जो देखकर देंग आकर उसे टॉवल से ढक देता है। देन उसे स्विमिंग करने चलने के लिए कहता है, मगर माई को स्विमिंग नहीं आती थी, तो देंग उसे स्विमिंग ट्यूब पर बिठाकर पानी में घुमाने लग जाता है, जहाँ में इन दोनों की बातों से पता चलता है कि अपने कॉलेज के टाइम में ये दोनों कपल हुआ करते थे, मगर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को दिखाने के लिए बहुतों के साथ डेट किया, मगर आखिर तक दोनों में से कोई भी उनके पार्टनर्स के साथ हैप्पी नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों अभी भी एक दूसरे को ही लाइक करते हैं। तो पूल में इनका रोमांस चल ही रहा था कि तभी एक बंदा आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। तो इसके बाद सभी रात को गेम खेलने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर हारने वाले को ड्रिंक करनी होती थी। जिसके बाद देंग आइडिया देता है मोनोपोली खेलने का, जिसमें सभी से कॉमन सवाल किए जाते हैं, जो अगर उन्होंने किया है तो उन्हें हाथ उठाना पड़ेगा, अगर नहीं तो उन्हें ड्रिंक करना पड़ेगा। तो पहले कुछ सवाल तो बुक पढ़ने वाले या फिर गेम खेलने से था, मगर असली सवाल तो देंग पूछता है कि क्या आप जिसे पसंद करते थे या फिर पसंद करते हैं वो यहाँ पर है या नहीं। अब उसने तो ये सवाल माई के लिए पूछा था, तो वो अपना और माई का हाथ खुद ही खड़ा कर देता है। ऑब्वियसली यू चेंग विन के लिए हाथ खड़ा करता है, इवन सभी के सामने ही विन से कन्फेस कर देता है। अब शाओ ली के लिए हाथ उठाता है। अब इसे देख देंग और माई उसे चिढ़ाने लगते हैं, तो ली भी अपना हाथ उठाती है, पर अभी तक जिन ने अपना हाथ नहीं उठाया था। तो यू चेंग उसे चीयर अप करता हुआ कहता है कि आप हार नहीं मान सकते, स्पेशली जब आपका लव राइवल यहीं पर है, तब आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते। जो सुन जिन तो दबा के ड्रिंक कर लेता है, अपना हाथ उठाता है, मगर पीने के बाद ही वो बेहोश हो जाता है। तो यू चेंग उसे उठाकर अपने रूम ले जाता है। इधर माई ली से पूछती कि उसने किसके लिए हाथ उठाया था, जिस पर ली बताती है कि जिन के लिए। जो सुन माई तो बहुत खुश हो जाती है, उसे कहती है कि फिर तो डॉक्टर जिन ने तुम्हारे लिए हाथ उठाया था, जिस पर ली को तो बिलीव नहीं होता, पर कहती कि शायद उन्होंने ड्रिंक करने की वजह से हाथ उठा लिया था। जिस पर माई बताती कि ऐसा नहीं है, मैंने नोटिस किया वो तो जेलस हो रहे थे, और फिर शाओ तुम्हारे बीच सीन थोड़ा ऑकवर्ड ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने भी हाथ उठाया था, क्योंकि वो शाओ से हारने वाले नहीं थे। जो सुनकर ली तो बहुत खुश हो जाती है। वहीं इधर डॉक्टर जिन के होश में आने के बाद यू चेंग उनसे पूछने लग जाता है कि उन्होंने इतना लेट हाथ क्यों उठाया। इस पर जिन बताता है कि उसे लग रहा है कि ली ने शाओ के लिए हाथ उठाया था, क्योंकि वो उसका बचपन का प्यार है। इस पर यू चेंग कहता है कि आप खुद से ही डिसाइड मत कर लीजिए, अगर ली आपको पसंद करती है, फिर अगर आपने हार मान लिया तब आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा, और अगर आप शाओ के बारे में सोचकर परेशान है, तो फिर अगर मैं आपकी जगह पर होता और मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड सेम लड़की से प्यार करते, तो मैं डायरेक्टली जाकर उसे बता देता, फिर वो लड़की चूज करती कि उसे मैं पसंद हूँ या फिर मेरा दोस्त। तो जिन इस बारे में सोचने लग जाता है, जिसके बाद यू चेंग ली से मिलने के लिए उसके रूम जाता है, जहाँ पर वो ड्रंक होने के बाद भी गेम खेल रही थी। तो गेम में उसके टीममेट्स ने उसे बहुत बुली किया, इसलिए वो यू चेंग को हेल्प करने के लिए अंदर बुलाती है। इधर डॉक्टर जिन को नींद नहीं आ रही होती है, तभी ली भी उसके रूम आ जाती है उसे चेक करने के लिए। उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए वो अंदर आ जाती है। अब उसकी आवाज सुनकर जिन तो आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लग जाता है,
ली देखती है कि डॉक्टर जिन के ऊपर ब्लैंकेट अच्छे से रखा हुआ नहीं था, तो वो कहती है कि इस यूजिंग का ध्यान तो बस उइन पर रहता है। इस चक्कर में वो रूम भी बिना लॉक किए चला गया और डॉक्टर जिन को भी अच्छे से ब्लैंकेट भी नहीं उड़ाया, तो वो डॉक्टर जिन के ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट चढ़ा देती है। फिर डॉक्टर जिन से कहती है कि तुम बस मुझे ही मेरे दांतों के लिए लेक्चर देते रहते हो, मगर आज तो पक्का तुम भी बिना ब्रश किए सो गए होगे। ये कहकर वो उसके सोने के लिए लाइट्स ऑफ करनी चाहती है, जो कि डॉक्टर जिन की दूसरी ओर था। तो लाइट्स ऑफ करने के चक्कर में वो उसके ऊपर आ गई थी। तभी डॉक्टर जिन अपनी आंखें खोलता है तो ली थोड़ी नर्वस होकर बताने लगती है कि वो बस लाइट्स ऑफ करने आई थी, लेकिन तभी जिन उसे किस कर लेता है, जिससे ली तो पूरी शॉक्ड रह जाती है और इसी के साथ जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाती है। इधर यू चैंग ओइन के साथ गेम खेलकर उनके सारे ओपोनेंट्स को हरा देता है, जिससे ली तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यू चैंग से आखिरकार अपने दिल की बात बता ही देती है कि वो भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये कहकर वो उसे किस करने जाती है, लेकिन यू चैंग उसे रोक लेता है, कहता है मैं तुम्हारे ड्रंक होने का एडवांटेज नहीं ले सकता, वरना कल तुम इसका रिग्रेट करोगी। जिस पर ओइन उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि वो रिग्रेट नहीं करेगी। ये कहकर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। तो वहीं माई और देंग अभी भी अपनी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थे, लेकिन बातें करते करते दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, इवन किस भी करते हैं। तो वहीं जिन शाओ के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, तभी शाओ उसके रूम में आ जाता है, क्योंकि बर्फ में गिरने की वजह से उसके पीठ पर चोट आ गई थी। तो जिन उसके चोट की मरहम पट्टी कर देता है। तो शाओ यहाँ जिन से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि ली उसे पसंद करती है या नहीं, जिस पर जिन कहता है कि मुझे नहीं पता। तो शाओ कहता है कि पता नहीं यार, मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, वो जिस तरह मुझे अभी देखती है वो शायद मुझे एक फ्रेंड मानती है, इसलिए शायद मुझे उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो अच्छे से डिसाइड कर सके। जो सुनकर जिन तो चुपचाप से बैठकर रह जाता है। तो अगली सुबह सारे उइन और यूचेंग को ढूंढने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर उइन के रूम जाकर वो लोग तो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें बता देती है कि यूचेंग रात को उसी के साथ था। तो वहीं ली और जिन के बीच थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है कल रात की किस की वजह से। तो वहीं माई और देंग तो बिल्कुल भी नहीं झगड़ रहे थे, इवन माई तो देंग के लिए उसका फेवरेट खाना भी लेकर आती है, जो देख ली तो एकदम सरप्राइज ही रह गई थी। तो यूचेंग सुबह उठकर उइन से कल रात के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लाइक कल रात जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी उइन स्पा जाने की बात करती है, जिस पर यूचेंग भी उसके साथ जाएगा कहता है, मगर उइन तो कल रात के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही थी, इसलिए यूचेंग थोड़ा अपसेट होता है। दूसरी ओर देंग और माई अभी भी एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे थे। देंग उनकी किस को उसकी गलती मानता है, जिस पर माई कहती कि ठीक है फिर मैंने कल एक पिग को किस किया, समझ लूंगी। ये कहकर वो चली जाती है, मगर हम देखते हैं कि दोनों ही थोड़ा सैड थे। इधर हमारा सैड यूचेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उइन फाइनली उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। तो ये गुड न्यूज दोनों सभी फ्रेंड्स को बताते हैं। फिर सभी बस में बैठ जाते हैं घर वापस आने के लिए, जहाँ पर तीनों कपल साथ में बैठते हैं। वहीं शाओ अकेला पीछे बैठ जाता है, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि ली जिन को पसंद करती है और जिन भी ली को पसंद करता है। तो तीनों कपल साथ में गेम खेलते खेलते वापस आ जाते हैं, जिसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ली शाओ के साथ होम टाउन वापस आती है, जहाँ पहले तो वो अपनी मॉम से माफी मांगती है पिछली बार के लिए, जिससे दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है। फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ली की पूरी फैमिली, उसके सारे रिलेटिव्स उनके घर आए हुए थे, जहाँ हमें पता चलता है कि शाओ तो ली का दूर का अंकल होता है। और शाओ की मॉम सभी के सामने बता देती है कि वो तो सिर्फ यहाँ ली के ऑनलाइन नोवेल को पढ़ के वापस आया है, जो सुन ली तो थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। वहीं वो शाओ की और उसकी मॉम की बातें सुन लेती है, जहाँ शाओ की मॉम नहीं चाहती थी कि शाओ और ली का कोई रिलेशन हो, क्योंकि शाओ उसका दूर का ही अंकल से ही, मगर सेम फैमिली का तो है, इसीलिए उनका रिलेशनशिप सही नहीं होगा, इसीलिए वो शाओ को समझा रही होती है। जिसके बाद शाओ और ली भी बातें करके दोनों के बीच सब कुछ क्लियर कर लेती है। तो यहाँ ली शाओ को बता देती है कि वो जिन को पसंद करती है, पर शाओ को तो ये पहले से ही पता था। तो वो ली को बता देता है कि उसे भी पूरा यकीन है कि जिन भी उसे ही पसंद करता है, इसीलिए वो दोनों के लिए हैप्पी है। मगर इधर जिन तो सैड था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ली शायद अभी भी शाओ को ही पसंद करती है और अब तो दोनों साथ भी हो गए होंगे। यही सब सोचते हुए भाई अपने दिल पर पत्थर रखकर उसके डिपार्टमेंट की ओर से अफ्रीका जाने का डिसाइड कर लेता है। मगर अगले दिन ली तो शाओ और अपने बारे में जिन को बताने के लिए आ रही थी कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन उसे नर्स से जिन के बारे में पता चल जाता है कि वो अफ्रीका जाने वाला है। जो सुन वो तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तो वो जिन से इस बारे में बात करने जाती है और उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या वो उसके लिए सिर्फ एक पेशेंट है, जो उसने एक बार भी उसे बताने के बारे में नहीं सोचा। तो जिन उसे समझाने लग जाता है, मगर ली तो उसे अफ्रीका जाने से मना कर देती है, कहती है कि वो जगह उसके लिए बहुत ही खतरनाक है, वहाँ कई तरह के वायरसेस हैं, इवन अभी तो वहाँ पर मलेरिया भी चल रहा है, जिनसे वो इन्फेक्टेड हो सकता है, इसीलिए वो उसे जाने के लिए मना करती है। लेकिन जिन कहता है कि अभी वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कुछ पहले से ही सेट है, और वैसे भी वो एक डॉक्टर है और उसका फर्ज है लोगों की जान बचाना, इसीलिए उसे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अफ्रीका में हालत खराब है। लेकिन वहीं तो ये जानकर और ज्यादा अपसेट हो जाती है कि जिन ने अफ्रीका जाने के लिए वॉलंटियर किया है, यानी कि वो खुद ही अफ्रीका जाना चाहता था। तो जिन उसे सब कुछ समझाएगा कहकर उसे बाद में मिलने के लिए कहता है, मगर आज का पूरा दिन वो फ्री ही नहीं था, इसलिए ली वहाँ से सैड होकर चली जाती है। तो ली माई को इन सब के बारे में बता रही होती है, तभी वो ऑर्फनेज के एक बच्चे को रोड पर देखती है, जिसकी जिन ने सर्जरी कराई थी। तो उसे देखकर वो बच्चा भागने लगता है, तो ली भी उसके पीछे जाती है, मगर एक टर्निंग पर आकर साइकिल से एक आदमी से टक्कर होने की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है, उसके चिन पर चोट आ जाती है, जिससे बहुत खून निकल रहा था। तभी आसपास के लोग आकर उसके फोन से डॉक्टर जिन को कॉल लगाते हैं, उन सब के बारे में बताते हैं। तो जिन जल्दी से एम्बुलेंस लेकर पहुंच जाता है, फिर इनको आईसीयू रेडी करने के लिए कहता
रहता है क्योंकि इसके चिन से बहुत खून निकल चुका था और जल्दी से इसे सर्जरी की जरूरत थी। तो जल्दी से वो ली को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ पर रोइन उसके चिन की सर्जरी कर देती है जिससे वो ठीक हो जाती है। तो होश में आने के बाद ली जिन को उसके और शौक के बारे में बताने जा रही थी मगर जिन उसे अभी बात करने से मना करता है। वहीं दूसरी ओर देंग और माई उस बच्चे के बारे में पता करने के लिए ऑर्फनेज पहुंचते हैं कि वो बच्चा ऑर्फनेज से भाग गया था अपने बीमार दादाजी से मिलने के लिए क्योंकि उसके मॉम डैड के मरने के बाद उसके दादाजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए गाँव वालों ने उसे ऑर्फनेज भेज दिया था। मगर ऑर्फनेज वाले देंग से कहते हैं कि वो लोग जल्दी से ही उसे ढूंढकर वापस ले आएंगे। तो माई उसी ऑर्फनेज में एक वॉलंटियर क्रिस से मिलती है तो वो देंग को जेलस फील कराने के लिए क्रिस को अपना वीचैट दे देती है और उससे मैसेज भी करने लग जाती है जिससे देंग तो बहुत ही जेलस होता है, इसीलिए वो क्रिस के बारे में भला बुरा बोलने लग जाता है। मगर माई को तो देंग को जेलस देखकर मजा आ रहा था, इसीलिए वो देंग को और ज्यादा जलाने के लिए कहती कि वो क्रिस को डेट करने के बारे में सोच रही है। जो सुन देंग को तो सच में उस क्रिस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर जिन ली को उसके घर छोड़ने के लिए आता है जहाँ वो उसे सोने के लिए भेजकर उसके लिए खाना बनाने लग जाता है। अब ली थोड़ी देर सोने के बाद अपनी कैजुअल शॉर्ट्स पहनकर बाहर आ जाती है लेकिन उसे नहीं पता था कि जिन तो अभी भी घर में ही है। अब जिन तो उसे इन कपड़ों में देखकर हक्का बक्का रह गया था। वहीं ली तो बहुत ज्यादा एम्बेरस होकर भागकर वापस अपने रूम चली जाती है और फिर से जाकर सो जाती है। लेकिन इधर जिन जो काफी देर से एक बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा था उसके दिमाग में तो बस ली का ही ख्याल चल रहा था और वो तो पिछले 1 घंटे से एक ही पेज का सिर्फ पहला लाइन ही बार बार पढ़ रहा था क्योंकि उसके दिमाग में तो बस अभी ली का ही ख्याल चल रहा था। तो थोड़ी देर बाद ली बाहर आती है तो जिन ने जो उसके लिए खाना बनाया था वो उसके लिए परोस कर वो जाने लगा था मगर ली उसे रोक कर शाह और उसके रिलेशनशिप को लेकर उसके गलतफहमी को दूर करने लग जाती है और उसे बताने ही जा रही होती है कि वो उसे लाइक करती है। तभी गैस पर चढ़ाया हुआ खाना उबलने लग जाता है तो जिन गैस बंद करने आता है तभी उससे गलती से ली की चोट पर लग जाती है जिससे वो ठीक कर देता है। फाइनली वही सामने से उसे किस कर लेता है जिससे अब ये दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। तो ली ये बात अपने दोनों फ्रेंड्स को बताती है जो सुन ये दोनों तो जिन पर गुस्सा करने लग जाते हैं, कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हें इस हालत में किस किया। लेकिन इसे जिन तो बड़ा ही खुश हो जा रहा था क्योंकि वो अब से ली से फ्रीली मिल सकता है। तो वो उसे मैसेज करके बताता है कि वो कल उसके लिए बहुत सारा खाना बनाकर ले जाएगा। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो खाना बनाकर उसके घर पहुंचता है तो उसका घर तो लॉक होता है। ली को कॉल करने पर वो तो उसका कॉल भी पिक नहीं कर रही थी। देन वो उसके दोनों फ्रेंड्स को कॉल लगाता है लेकिन वो लोग भी कॉल नहीं उठा रही थी। तो वो देंग से पूछता है तो देंग बताता है कि उसे भी नहीं पता कि ली अभी कहाँ होगी। लेकिन उसे तो पहले से ही सब कुछ पता था क्योंकि माई और विन ने जिन को थोड़ा परेशान करने के लिए जानबूझकर उन तीनों का फोन घर में ही छोड़कर ली को लेकर कैरोके चली गई थी। अब जिन तो परेशान हुए जा रहा था क्योंकि उसे ली का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। वो ली के कॉफी शॉप जाता है, वहाँ भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन यूचंग को पूछने पर हमारा भोला यूचंग उसे सीधा एड्रेस ही बता देता है कि वो सभी कैरोके में है। जब ली को इस बारे में पता चलता है कि जिन उसे ढूंढता फिर रहा है तो वो यूचंग का फोन लेकर उसे कैरोके के पास का नायुकी कैफे आने के लिए कहती है और ये बोलकर जल्दी से वो वहाँ से निकल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर देंग लगा हुआ था उस क्रिस के बारे में पता करने के लिए जिसके लिए वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसका भाई क्रिस का दोस्त था। तो उससे मिलकर आने के बाद वो माई के पास जाता है और अब वो माई को जलाने के लिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उसके चैट्स को दिखाने लग जाता है। मगर आगे चैट्स में देंग ने उसके एक्स गर्लफ्रेंड से क्रिस के बारे में पूछा था जो देख माई देंग से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम क्रिस के बारे में क्यों पता कर रहे हो। जिस पर देंग तो थोड़ा नर्वस होकर बहाना देते हुए कहता है कि मैं तो बस अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ा रहा हूँ। लेकिन माई तो उसे जेलस देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं यूचंग और विन तो मस्त अपना कैरोके एंजॉय कर रहे थे। इधर ली नाइकी कैफे के बाहर पहुंच चुकी थी जहाँ वो लगभग 1 घंटे से जिन के आने का वेट कर रही थी। वहीं तो जिन भी नाइकी कैफे में ही था और वो भी 1 घंटे से ली के आने का वेट कर रहा था जिससे हमें पता चलता है कि दोनों नाइकी कैफे में तो थे लेकिन उस कैरोके के पास 2 नाइकी कैफे थे और दोनों ही अलग अलग कैफे में खड़े थे। अब ली को एक कपल से पता चलता है कि कैरोके की दूसरी और एक और नाइकी कैफे है तो वो समझ जाती है, इसीलिए वो उस कैफे की ओर भागने लग जाती है। वहीं जिन भी ली को ढूंढता हुआ अपनी कार से कैरोके की ओर ही जा रहा था जहाँ रास्ते की दूसरी ओर उसे ली दिख जाती है। तो वो भागता हुआ ली से मिलने के लिए जाता है और उसके पास पहुंचकर ही उसे किस कर लेता है क्योंकि सुबह से ली ना मिलने पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और आखिरकार अब ली को मिलकर उसे सुकून मिला। तो इसी के साथ होता है वहीं इधर कैरोके से निकलकर देंग और माई अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं मगर दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे। तो देंग माई को रोकते हुए कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा जिस पर माई भी थोड़ी एक्टिंग करने लग जाती है कि वो खुद ही चली जाएगी लेकिन देंग तो उसे उठाकर ले जाता है। वहीं इधर विन यूचिंग को अपने पहले बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। तो जब वो कॉलेज में थी तभी वो उससे मिली थी मगर उसके फैमिली वालों ने उनके रिलेशनशिप को अपोज किया। तब विन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए दूसरे शहर चली गई थी अपना कॉलेज छोड़कर एवन अपने घर को भी छोड़कर। लेकिन उसी टाइम उसके बड़े भाई की डेथ हो गई थी जो उसके मॉम डैड का इकलौता सहारा था। तब वो अपने भाई के फ्यूनरल के लिए वापस आई थी लेकिन तब उसे ध्यान में आया कि उसके मॉम एंड डैड बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो बचपन से ही रेबेलियस टाइप की थी इसलिए वो बिना सोचे समझे कुछ भी किया करती थी। लेकिन उस दिन उसे पहली बार रियलाइज हुआ कि उसे अपने मॉम डैड का ख्याल रखना है तो इसीलिए उसने अपने पढ़ाई पर फोकस किया, बॉयफ्रेंड से रिश्ता कट कर लिया और बहुत ज्यादा मेहनत किया ताकि वो पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने और अपने मॉम डैड का ख्याल रख सके। अब वो अपने भाई के बारे में सोचकर सैड हो गई थी तो यूचेंग उसे चेयर अप करता है और उसे लेकर साथ में योगा डांस करने जाता है। तो शाह ली का ध्यान रखने के लिए उसके घर आई थी लेकिन कुछ देर में जिन वहाँ आ जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर जिन उनके लिए खाना
खाना बनाता है जिसे दोनों काफी एंजॉय करके खाते हैं। इधर विन जब यूचिंग के साथ एक शॉप पर जाती है तो वहाँ काम करने वाला लड़का उसके साथ बचपन में गेम खेला करता था जो उससे उम्र में 7 साल छोटा था। तो जब वो लड़का पूछता है कि क्या यूचिंग आपका बॉयफ्रेंड है, जिस पर विन तो उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। अब इससे हमारे यूचिंग थोड़ा अपसेट होकर चला जाता है तो विन उसे मनाने चाहती है। तो यूचिंग विन के मॉम डैड से मिलने की बात करता है जिस पर विन कहती है कि अभी बहुत जल्दी हो जाएगा और अभी मेरे मॉम डैड भी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन यूचिंग उसे बार बार मनाने लग जाता है कि इस वीक नहीं तो अगले वीक जाएंगे, जिस पर विन अभी भी कहती है कि इन सब के लिए उन्हें बहुत कुछ प्लान करना होगा। जो सुन यूचिंग थोड़ा रूठ जाता है तो विन उसे इसी हफ्ते उसके मॉम डैड से मिलाने ले जाएगी कहती है। जो सुन यूचिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर शाओ भी जिन को सब कुछ बता देता है और उसे ली का अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए कहता है, जिस पर जिन भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद शाओ अपने करियर और काम पर फोकस करने के लिए दूसरे शहर चला जाता है। इधर विन ली से जिन को अपनी मॉम से मिलाने ले जाने की बात करती है और उसे एक आइडिया सजेस्ट करती है कि हम दोनों सेम डे पर अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को अपनी मॉम से मिलाने ले जाएंगे, जिस पर ली कहती कि अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। विन को कुछ बुक साफ करते हुए माई की एक किताब के अंदर माई और देंग की फोटो मिलती है जब दोनों डेट कर रहे थे, जिसे उसने अभी तक संभाल कर रखा था। तभी माई भी वहाँ पहुँच जाती है तो ये दोनों मिलकर उसे सवाल करने लग जाते हैं। वहीं तो देंग तो अभी भी लगा हुआ था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, क्योंकि वो उसके जरिए क्रिस पर नजर रखवा रहा था और उसका हर मोमेंट्स का इन्फॉर्मेशन उसे ले रहा था। वहीं इधर माई फाइनली एक्सेप्ट कर ही लेती है कि उसके दिल में अभी भी देंग के लिए फीलिंग्स है, मगर उसे ये नहीं पता कि देंग के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है या नहीं। तो ये दोनों भी देंग को जेलस कराने का आइडिया ही उसे देने लगती है। इसीलिए देंग जब उसे मैसेज करता है तो माई उसे रिप्लाई करती है कि वो क्रिस के साथ डेट पर जाने वाली है, मगर देंग को तो पता ही था कि वो झूठ बोल रही है। वहीं इधर यूचिंग फुल सूट बूट में विन के घर के बाहर पहुंच चुका था, जहाँ विन की मॉम पहली बार उसे इस ड्रेस में देखकर कोई सेल्समैन समझ लेती है। तब विन को उसका इंट्रो देना पड़ता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद वो यूचिंग को अपने घर ले जाती है, जहाँ पर मॉम डैडी को तो उनके रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं था। इवन उन्हें यूचिंग तो बहुत ज्यादा पसंद भी आ जाता है। इवन यूचिंग तो अभी से उनकी बहुत ज्यादा केयर करने लगा था। वो विन के मॉम डैड के लिए बहुत सारे डाइट सजेस्ट करता है। इवन उन्हें क्या क्या खाना चाहिए, क्या उनके लिए हेल्दी होगा, उन सब के बारे में मॉम को नोट भी करा देता है, जिससे विन तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इवन यूचिंग तो मॉम डैड को वीचेट पर भी ऐड करता है और उनके लिए हर दिन हेल्दी खाने का रेसिपीज भेजेगा कहता है। तो मॉम डैड जानते थे कि विन को गेम्स खेलना कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसीलिए वो यूचिंग से पूछते हैं कि कहीं उसे भी गेम खेलना ज्यादा पसंद तो नहीं है। इस पर यूचिंग कहता है हाँ गेम्स तो खेलता हूँ, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं विन को गेम से एडिक्टेड होने नहीं दूंगा। लेकिन गेम्स खेलने का उन्हें एक पॉजिटिव पॉइंट भी बताता है कि विन का हॉस्पिटल में काम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, इसीलिए गेम्स खेलना माइंड के लिए अच्छा होता है, स्ट्रेस से भी आजादी मिल जाती है। तो मॉम एंड डैड की ओर से इस डॉक्टर जोड़ी को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। वहीं तो ली के घर में लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो कुछ दिन के लिए विन या फिर माई के घर रहने का डिसाइड करती है, मगर जिन तो उसे अपने साथ ग्रैंडपा के घर शिफ्ट होने के लिए कहता है ताकि इसी बहाने वो उसके ग्रैंडपा और आंटी से मिल सके। तो ली भी जिन के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो 1 महीने बाद अफ्रीका जाने वाला है। तो जिन उसे लेकर अपने ग्रैंडपा के घर पहुंच जाता है, जहाँ जाकर वो देखता है कि उसके लिए तो लड़की देखने की प्लानिंग चल रही थी। तो जिन सभी को ली का इंट्रो कराता है एज उसकी गर्लफ्रेंड, जिसके बाद पूरी फैमिली खाना खाने के लिए बैठती है, जहाँ पर ली तो अपने फिगर मेंटेन करने के चक्कर में कुछ खाना नहीं खाती, जिस वजह से रात को भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। अब जिनको तो पता ही था कि भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो रही होगी, इसीलिए वो उसे कॉल करके इस बारे में पूछता है, उसे बताता है कि वो उसके लिए खाना बनाने जा रहा है। लेकिन ली तो भागकर उसके रूम में आ जाती है और धीरे धीरे उसके पास जाते हुए उसे कहने लग जाती है कि आज हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमने पहले कभी नहीं किया, जो सिर्फ हम रात को ही कर सकते हैं। जिन तो कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रहा था, लेकिन ली तो उसे रात को दोंगो सिटी घुमाने ले जाती है, क्योंकि जिन थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट था, इसीलिए उसने बचपन से कभी भी दोंगो सिटी का रात का नजारा नहीं देखा। इसीलिए ली पहले तो पेट पूजा करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ बहुत सारा खाना खाने के बाद दोनों पूरी रात दोंगो सिटी घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर अगली सुबह जिन ली को कैरी करके घर वापस ले आता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही टायर्ड होकर सो गई थी। वहीं ऊपर से आंटी और ग्रैंडपा उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। इधर यूचिंग और विन ने अपनी शादी रजिस्टर करा लिया था और यूचिंग सबका बहुत ध्यान रखता है, स्पेशली सभी के हेल्थ का। इधर माई की कार खराब हो जाती है एक ब्रिज के सामने, जहाँ पर एक कपल को साइकिल से जाता हुआ देखकर उसे अपने और देंग के साथ वाले मोमेंट्स याद आते हैं, जब वो दोनों भी ऐसे ही साइकिल से इसी जगह पर आया करते थे। तो वो उस टाइम को देंग को बहुत ज्यादा मिस करती है, क्योंकि तब वो दोनों साथ में कितने खुश थे। उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तब वो देंग के लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म हो जाती है और उसे कॉल करके यहाँ बुलाती है। तो माई यहाँ उसे याद दिलाती है कि यहाँ पर उन्होंने शादी करने के बाद वेडिंग फोटोशूट करने का डिसाइड किया था। इवन माई का सपना था 26 साल में शादी करना, 28 साल में पहला बच्चा, 30 साल में दूसरा। फिर देंग के साथ हम दो और हमारे दो प्लान को फॉलो करते हुए हैप्पीली अपनी जिंदगी गुजारते। लेकिन देंग तो अभी भी क्रिस और उसके बारे में ही सोच रहा था। तो वो माई से क्रिस से डेट के बारे में पूछने लगता है, इस पर माई उसे सच बता देती है कि वो क्रिस से कोई डेट नहीं कर रही है, वो तो बस देंग के साथ मस्ती कर रही थी। तो देंग उसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या उसके दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन माई के कुछ जवाब देने से पहले ही वो खुद ही कह देता है कि रखना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं होऊंगा। अब ये सुन माई भी उसे कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उसे दोबारा से डेट नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए एक्स बॉयफ्रेंड को डेट करना बहुत ही शर्मनाक है। मगर वो तो यहाँ पर अपनी
फीलिंग्स उसे बताना चाह रही थी कि वो अभी भी उसे लाइक करती है और उसके साथ होना चाहती है। वहीं देंग ने तो अपने आप ही सोच लिया था कि शायद माई अब उसे दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए उसने ऐसा कहा। इधर जिन कुछ दिनों में अफ्रीका जाने वाला था, इसीलिए माई अफ्रीका के हालातों के बारे में रिसर्च करने लग जाती है। इसके बाद जिन से बहुत सारे एक्सरसाइज करवाती है ताकि वो पूरी तरह से फिट रह सके, ताकि अफ्रीका में उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। इधर यूचेंग उइन के पल्स चेक करता है, जिससे उसे प्रेगनेंसी के साइंस मिलते हैं और तो उसे सिम्टम्स भी प्रेगनेंसी के ही आ रहे थे। फिर वो हंसते हुए बताता है कि ये काफी सिमिलर था प्रेगनेंसी के सिम्टम्स से, बट ये स्किन डिफिशियंसी भी हो सकती है। तो कंफर्म करने के लिए यूचेंग दोबारा से चेक करने जाता है, मगर उइन उसे मना कर देती है। लेकिन अगली सुबह प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर उसे पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस बारे में यूचेंग को नहीं बताती, वहीं ली और माई को बताती है। मगर उइन तो बिल्कुल बिंदास थी, जो देखिए ये दोनों उससे पूछते हैं कि तुम इतना चिल्ड कैसे रह सकती हो। इस पर उइन बताती है कि वो इस बारे में यूचेंग को नहीं बताएगी, क्योंकि वो अभी एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, क्योंकि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उसने अबॉर्शन कराने का डिसाइड कर लिया था। जो सुन ये दोनों उसे अच्छे से सोच लेने के लिए कहते हैं और यूचेंग से भी इस बारे में डिस्कस करने के लिए कहती है, मगर उइन ने तो डिसाइड कर लिया था, इसीलिए वो इन दोनों से भी ये बात किसी को भी बताने से मना करती है और स्पेशली यूचेंग को ना बताने का प्रॉमिस भी लेती है। लेकिन ली के पेट में ये बात नहीं टिकती और वो जिन को इस बारे में बता देती है, तो जिन तुरंत यूचेंग को ये बात कॉल करके बता देता है, जिससे ली तो जिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं इधर यूचेंग ये बात जानकर टोटली शॉक्ड रह गया था, तो उसकी एक्सप्रेशन देखकर यूइन समझ जाती है कि उसे पता चल चुका है। इसलिए यूचेंग के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही वो कह देती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अबॉर्शन करा लेगी। जो सुन यूचेंग कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, ये उनके बच्चे के लाइफ का सवाल है। तो यूइन उसे शांत कराती है, उसे समझाने लग जाती है कि वो अभी सिर्फ 21 साल का है, इसीलिए वो अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल नहीं पाएगा। मगर यूचेंग उसे अबॉर्शन कराने से मना करता है। वहीं इधर ली तो जिन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसने उइन का प्रॉमिस जो तोड़ दिया था। तो जिन उसे समझाता है कि यूचेंग उस बेबी का फादर है, तो उसे इस बारे में जानने का पूरा हक है। मगर ली तो अभी उसकी कोई भी बात सुनने के मूड में ही नहीं थी, वो तो बस उस पर गुस्सा करे जा रही थी। वहीं इधर यूचेंग भी उइन को समझाने लगा था कि वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है और बच्चे के आने के बाद वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। मगर उइन कहती कि अभी बच्चा उसके प्लान में नहीं है, इसीलिए वो इस बच्चे को जन्म नहीं देगी। अब यूचेंग के इतने समझाने पर भी जब वो नहीं मानती, तब यूचेंग उस पर चिल्लाकर कहता है कि वो इस बच्चे का फादर है, इसलिए वो अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकती। लेकिन उइन तो अभी भी अपनी बात पर ही अड़ी रहती है, उसकी बात नहीं सुनती, जिससे यूचेंग तो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इधर ली भी जिन से गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है, मगर इन चारों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। ली उइन के बारे में सोचकर परेशान थी, जिन ली के बारे में सोचकर परेशान था। वहीं यूचेंग सैड होकर टेरेस में आ जाता है और इसी बारे में सोचने लग जाता है। वहीं उइन भी बच्चे और यूचेंग के बारे में सोचकर सैड थी। तो इसी के साथ पार्ट की शुरुआत में हम ली को देखते हैं, जो सुबह सुबह जिन का घर छोड़कर जा रही थी। इवन उसने तो अपने घर में चल रहा रिनोवेशन का काम भी रुकवा दिया था, मगर जिन उसके पीछे पीछे उसे रोकने लग जाता है। मगर ली तो उसकी बात ना सुने ही चली जाती है। तो जिन उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करता है, उसे बताता है अब उसे सिर्फ लीकेज नहीं ठीक करनी, बल्कि ली का पूरा घर ही रिनोवेट करने के लिए कह देता है। वहीं इधर यूचेंग कैरल्स कैफे पहुंच जाता है उइन से बात करने के लिए, जहाँ वो पहले तो उसे कल रात उस पर चिल्लाने के लिए सॉरी कहता है, फिर उसे दोबारा से बहुत ही अच्छी तरह से समझाने लग जाता है कि इस बेबी की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती है। और जहाँ तक रही यूचेंग के फ्यूचर पर इसका असर पड़ने की बात, तो इसके लिए यूचेंग उसे चिंता ना करने के लिए कहता है, क्योंकि वो और उसके पेरेंट्स बेबी का ख्याल अच्छे से रख लेंगे। मगर उइन के अगले 3 ईयर प्लानिंग में बेबी प्लानिंग नहीं था, जिस पर यूचेंग उसे समझाने लग जाता है कि प्लान्स तो बदलते रहते हैं, सब कुछ सिचुएशंस पर और हमारी हैप्पीनेस पर डिपेंड करता है। मगर उइन कहती है कि एक बच्चे को संभालना उतना भी आसान नहीं है जितना वो समझ रहा है। मगर यूचेंग कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, इवन उसके पेरेंट्स भी उन्हें सपोर्ट करेंगे, जिससे वो बच्चे का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेगा, जिससे उसे जॉब ढूंढने में भी आसानी होगी। इस पर उइन कहती है कि वो जो बोल रहा है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जितना ये बोलने में आसान है उतना है नहीं। तो यूचेंग उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, मगर उइन को अभी भी अपना फैसला ही सही लगता है, जिससे यूचेंग फिर से एक बार अपसेट होकर चला जाता है। जिसके बाद उइन ली की अच्छी खासी क्लास लगाती है, उसका प्रॉमिस तोड़कर जिन को बात बताने के लिए। मगर प्रॉमिस तो माई ने भी तोड़ा था, क्योंकि उसने देंग को भी इस बारे में बता दिया था, जिस वजह से माई की भी क्लास लगने वाली थी। मगर उसकी जगह पर देंग उन सभी को ट्रीट देता है, जहाँ पर सभी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। जहाँ ली तो ड्रिंक करने के बाद जिन से झगड़ा कर लेने के लिए अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, रोने लग जाती है, जो देखकर उइन जिन को मैसेज करके यहाँ बुलाती है। तो थोड़ी देर में जिन आकर उसे ले जाता है। वहीं उइन माई और देंग को घर छोड़ने के बाद यूचेंग को याद करके काफी सैड होती है। इधर ली की मोम उसके घर पहुंच जाती है, जहाँ पर घर का हालत खराब हुआ पड़ा था, जो देख वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बाहर चली आती है कि आखिर उनकी बेटी गई कहाँ। तो वॉचमैन उन्हें बता देता है कि वो युनशी विला चली गई है। तो माता जी भी युनशी विला की ओर निकल जाती है। तो जिन टल्ली ली को लेकर घर पहुंच जाता है, जहाँ पर ली की मॉम तो ऑलरेडी पहुंची हुई थी। तो ली को टल्ली देखकर मॉम तो जिन पर भड़कने ही लगी थी कि कहीं वो उसका एडवांटेज तो नहीं लेना चाहता है। मगर ली अपनी मॉम को रोकते हुए कहती है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। देन जिन को दिखाते हुए कहती कि वो ये है। देन वो मॉम को बताती है कि जिन मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मॉम ये सुनकर शॉक्ड होती है। इसके बाद सीन कट होता है और जिन ली की मॉम को घर छोड़ने जाता है, जहाँ मॉम तो पहले जिन पर गुस्सा होती है, मगर जिन उन्हें अपनी बातों से भरोसा दिला देता है कि वो ली से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसका हमेशा ख्याल रखेगा, और उनसे प्रॉमिस भी करता है कि चाहे फ्यूचर में गलती किसी की भी हो, सबसे पहले वही उससे माफी मांगे।
मांगेगा। दिन घर आकर ली को अच्छे से सुला देता है। जहाँ ली तो सपने में भी जिन का नाम ही बड़बड़ा रही थी, तो जिन उससे भी प्रॉमिस करता है कि वो कभी उसका प्रॉमिस आगे से नहीं तोड़ेगा, नहीं किसी बात पर झगड़ने का मौका देगा, और अगर कभी ऐसा हुआ तो वो उससे सबसे पहले माफी मांग लेगा। अब अगली सुबह दंग जब क्रिस का सोशल मीडिया देखता है तो वहाँ उसके एक फोटो में उसे माई का हाथ दिख जाता है, जिससे वो समझ लेता है कि माई उसके साथ डेट पर गई थी। मगर माई तो उससे बिजनेस के सिलसिले में बात करने के लिए गई थी, क्योंकि क्रिस एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहता था, जिसके लिए उसने माई को एज ए मॉडल हायर किया था। मगर दंग ने तो सोच लिया था कि उन दोनों का डेट चल रहा था, इसलिए जब वो माई से इस बारे में पूछता है तो दंग को गलतफहमी ना हो जाए, इसीलिए माई उसे कह देती है कि वो क्रिस से मिलने नहीं गई थी। अब माई उससे झूठ बोल रही है, ये सोचकर दंग तो उससे गुस्सा हो जाता है। वहीं इधर ली और जिन के बीच भी सब कुछ सही हो जाता है, मगर ली ये जानकर शॉक्ड थी कि उसकी मॉम को जिन ने हैंडल कर लिया, और जिन ने तो उनके रिलेशनशिप के लिए भी उसकी मॉम को मनवा लिया। लेकिन जिन की आंटी तो जिन पर गुस्सा करने लगती है कि उसने अपनी होने वाली मदर इन लॉ को इतनी रात को घर में भी नहीं बुलाया, इवन उन्हें तो घर ही भेज दिया। तो वो खुद ग्रैंडपा के साथ ली की मॉम से मिलकर उनसे माफी मांगने की बात करती है, मगर ली उन्हें ऐसा करने से मना करती है और बताती है कि उसकी मॉम नाराज नहीं होंगी। दंग तो ये सोच कर परेशान हुए जा रहा था कि आखिर माई ने उसे झूठ क्यों कहा जबकि वो क्रिस से मिलने गई थी। तो इस बारे में बात करने के लिए वो माई के घर जाने लगता है। वहीं इधर हमारा यू चेंग 2-3 दिनों से घर नहीं गया था, तो वो डॉक्टर जिन को बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि शायद उइन अब भी उसे एक बच्चा ही समझती है जो किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल नहीं है। मगर जिन उसे समझाता है और कहता है कि अगर वो तुम्हें अभी भी एक बच्चा ही समझती तो डॉक्टर जियांग जैसे एक फाइनेंशियली स्टेबल और मैच्योर आदमी को छोड़कर तुम्हें क्यों चूज करती, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, उसे तुम्हारी इनोसेंस, फ्रैंकनेस और बचपना पसंद है, जिसे वो नहीं चाहती कि तुम खो बैठो। इसीलिए तुम्हें उसे भी समझना चाहिए और दोनों को एक बार अच्छे से बात कर लेना चाहिए, ना कि एक दूसरे से नाराज होना चाहिए। वहीं इधर उइन अपने मॉम डैड से मिलने गई हुई होती है, जहाँ पर उसकी मॉम की बातें सुनकर उसे एहसास होता है कि एक माँ बनना कितनी खुशी और प्राउड की बात होती है। इधर दंग माई के घर आकर उससे सच सच बताने के लिए कहता है कि वो कल रात क्रिस के साथ डेट पर गई थी या नहीं। माई कुछ कहने जाती है इससे पहले दंग उसे और सवाल करने लग जाता है। अब उसके इन सारे सवालों से जेलसी तो साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वो अब माई को लेकर इनसिक्योर होने लगा था, जैसा माई कॉलेज में हुआ करती थी जब दोनों डेट कर रहे थे। तो माई उसे यही बात एहसास कराती है कि कॉलेज टाइम में वो भी ऐसे ही इनसिक्योर हुआ करती थी। जब भी दंग किसी और लड़की से बातें करता था या फिर चैट करता था, वो दोनों लड़कियों को सोशल मीडिया पर स्टॉक भी किया करती थी, मगर तब उसकी हिम्मत नहीं हुई थी दंग से इन सब के बारे में पूछने का, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दंग से इस सब के बारे में पूछने पर वो उसे नाराज ना हो जाए और उनका ब्रेकअप हो जाए। तो यहाँ दोनों इनडायरेक्टली अपनी बातों से अपना कन्फेशन ही कर देते हैं और फाइनली इनका भी पैचअप हो जाता है। इधर जिन अगले दिन अफ्रीका के लिए निकलने वाला था, इसीलिए माई थोड़ी अपसेट होती है, तो जिन उसे कंसोल करता है, दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इधर वो सैड होकर अपने घर वापस आ जाती है और उसे आज भी यूचेंग घर में नहीं दिखता, इसीलिए वो और ज्यादा सैड हो जाती है। मगर तभी यूचेंग वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ टेरेस ले जाता है, जहाँ उसने दोनों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। मगर विन उससे पहले उसे कुछ कहना चाहती थी, तो विन उसे बताती है कि उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया। तो यूचेंग कहता है कि उसने भी किया। तो विन उससे पूछते कि फिर उसने उतने दिनों से उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। इस पर यूचेंग बताता है कि वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था, मगर उसने देखा कि विन वहाँ बहुत बिजी है, इसीलिए वो उसे डिस्टर्ब कर देगा। ये सोचकर वो उसे मिलने नहीं गया, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसकी बातें सुनकर इरिटेट होकर वो उससे गुस्सा करे और उससे कभी बात ना करे। मगर विन बताते हैं कि उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया। वो जब इन दिनों घर आती थी तो वो हमेशा सोचती थी कि शायद यूचेंग घर पर उसका वेट कर रहा होगा। जो सुन यूचेंग उसे गले लगा लेता है, कहता है कि अगर उसे पता होता कि वो ऐसा सोच रही थी तो वो घर लौटकर जरूर आता। देन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे अब कभी नहीं झगड़ेगा। और जहाँ तक रही बच्चे की बात, तो वो इसमें विन के डिसीजन को ही सपोर्ट करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा और उसकी हर बात मानेगा। तो फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है और विन बच्चे को दुनिया में लाने का डिसाइड करती है। मगर इधर जिन और ली के लिए सैड मोमेंट होता है, क्योंकि अब उन्हें 6 महीने के लिए एक दूसरे से अलग रहना होगा, इसीलिए दोनों बहुत ज्यादा सैड होते हैं। मगर इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ली की मॉम अब उसका ध्यान रखने के लिए ली से कुछ ज्यादा ही जल्दी मिलने आने लगी थी। माई अब नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आने की वजह से और ज्यादा फेमस हो गई थी। विन तो लगी हुई थी अपने पेशेंट्स की जान बचाने और यूचेंग लगा हुआ था उसका ध्यान रखने में, स्पेशली उसके हेल्थी खाने का ध्यान रखने में। अब विन के दोनों दोस्त तो अपने अपने पार्टनर्स के साथ बहुत खुश थे, तो वहीं उसे जिन से बात करने के लिए वीडियो कॉल पर बहुत कम टाइम मिलता था, इसीलिए वो फिर से अपनी ख्याली दुनिया में चली जाती है और अपने और जिन की लव स्टोरी को लिखने लग जाती है उसकी नई बुक स्वीट टीथ के लिए, जहाँ पर वो उनकी लव स्टोरी को थोड़ा मिर्च मसाला डालकर लिखती है। लाइक उनकी लाइब्रेरी में पहली मुलाकात को उसने कुछ इस तरह से लिखा था कि बुक शेल्फ साफ करते करते उसे धक्का लग जाता है, जिस वजह से सारी बुक शेल्फ एक के ऊपर एक गिरने लग जाती है। वहीं जब वो आखिरी वाली को चेक करने जाती है तो वहाँ डॉक्टर जिन बुक शेल्फ के नीचे दबा हुआ था, तो वहीं उसे किताब के ढेर में वो बुक मिल जाती है जिसे वो काफी देर से ढूंढ रहा था। तो दिन ऐसे बीतते जाते हैं। ली दोंगशान टेम्पल जाती है उनके नाम की लव लॉक बांधने के लिए। तो इसी तरह अपनी लव स्टोरी लिखते लिखते 6 महीने बीत जाते हैं। तो आज यूचेंग और विन की शादी थी, जहाँ वो उनकी शादी देखकर जिन को और ज्यादा मिस करती है। तो वहीं देंग तो उसे जिन का नाम लेकर और ज्यादा टीज करने लगता है, जिससे ली तो फिर से सैड हो जाती है। तभी उसे जिन का वीडियो कॉल आता है, तो ली उसे रोते हुए पूछने लग जाती है कि वो कब आने वाला है, मगर जिन बताता है कि उसे आने में और थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए ली सैड होती है। पर यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन ठीक ना होने की वजह से उनका कॉल कट जाता है। तो ली यहाँ सभी को खुश देखकर अपना गम भुलाने के लिए लाइब्रेरी चली जाती है, जहाँ पर श्या उसे कुछ बुक्स को अरेंज करने के काम में लगा देती है। तो ली उन बुक्स
बुक्स को अरेंज करने लग जाती है, मगर इस चक्कर में उससे बुक शेल्फ को धक्का लग जाता है, जिससे एक के ऊपर एक बुक शेल्फ गिरने लग जाते हैं। तो वहीं जब ली आखिर में चेक करने जाती है तो उसे बुक्स के ढेर के नीचे जिन मिलता है। तो उसे यहाँ देखकर ली बहुत ज्यादा खुश एंड सरप्राइज्ड हो जाती है। तो जिन ने उसे सरप्राइज देने के लिए उसी की बुक का ये सिनेरियो क्रिएट किया था। तो दोनों यहाँ एक दूसरे को 6 महीने बाद मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं ली तो खुशी से रो ही पड़ती है। तो यहाँ जिन ली के ही किताब के कुछ लाइन्स उठाकर उससे अपना हाल दिल बयां करता है और उसके बुक के अंदर से एक रिंग निकालकर उससे शादी के लिए पूछता है, जिसे ली एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी के साथ इस कहानी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो कमेंट करके जरूर बताना ये ड्रामा आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपके लिए एक और प्यारी लव स्टोरी लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।